हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? हमारे क्लास 12 के पार्ट 1 फिजिक्स का चैप्टर 3 विच वाज करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो चुका। एक टॉपिक रहता है दैट वाज कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो वो हम लोग इस चैप्टर में, दैट इज आवर चैप्टर नंबर 4 जो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो इस चैप्टर को आज हम लोग करेंगे और इसी के चैप्टर के एंड में एक टॉपिक आता है दैट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। उसी टॉपिक के अंदर हम लोग जो चैप्टर 3 का जो बचा हुआ टॉपिक है कन्वर्जन वाला, वो उसमें पढ़ लेंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है एंड उससे पहले गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन एंड उसको पढ़ना ज़रूरी था, तो वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले थे, इसलिए मैंने उस टॉपिक को भी इसी चैप्टर में ले लिया। दैट वाज अ वेरी स्मॉल टॉपिक, तो इसलिए यहाँ पे लेना कोई गलत नहीं होगा। ओके, मुझे थोड़ा सा जुकाम हो रखा है, तो अगर मेरी आवाज़ थोड़ी सी अलग आ रही है तो आप लोगों को टॉलरेट करना पड़ेगा बिकॉज मुझे जुकाम हो रखा है। आप लोग बताना कौन कौन बेंगलोर में रहता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ठंड है, बारिश हो रही है, मतलब साउथ रीजन में जो भी रहता है, बेंगलोर, कुर्ग, ऊटी, उस साइड। तो आप लोग मुझे बताना कमेंट्स में कि कितना आपके वहाँ पे कितनी ठंड है, कितनी बारिश हो रही है, बिकॉज यहाँ पे ठंड है, बारिश भी हो रही है एंड बहुत ही ग्लूमी वेदर यहाँ का है अभी। तो चलो हम लोग हमारा चैप्टर नंबर 4 विच इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म क्या क्या पढ़ने वाला है एक बार देख लेते हैं। आज का हमारा चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म जो है ना, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से बेसिकली वो चैप्टर नंबर 5 रहेगा ना आगे, उसमें हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह रहते हैं। इस चैप्टर में हल्का सा इंट्रोडक्शन रहेगा। अगर मैं बात करूँ एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी के अंदर आपके चैप्टर में स्टार्टिंग में सबसे पहले लॉरेंस फोर्स वगैरह दे रखा है, फिर मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द वायर्स, 2 वायर्स गिवन है, फिर टॉर्क और मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह सब कैलकुलेट करते हैं। वो सारी चीज़ें आपके चैप्टर में पहले दे रखी है, लेकिन हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बायो-सावर्ट लॉ से। उसके बाद में उसके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं कि स्ट्रेट वायर की वजह से कैसे होता है, देन सर्कुलर लूप, वो सारी चीज़ें हम लोग पहले पढ़ाने वाली हूँ। द रीज़न इज़ मैंने जब पढ़ा था तब भी हमारे चैप्टर में पहले वो आते था, जब मैं पढ़ाने लगी तब भी वो था पढ़ाता था। अब आपके जो चैप्टर है उसमें लॉरेंस फोर्स वगैरह, जो लॉरेंस फोर्स एंड प्रॉपर्टीज़ जो है वो पहले गिवन है, और जो बायो-सावर्ट लॉ है उससे रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन है, एम्पियर्स लॉ है, वो सब लास्ट में दे रखा है। तो हम लोग मेरा वाला पैटर्न कंटिन्यू करते हैं, वैसे से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को अच्छे से स्टडी कर लेते, डायरेक्शन वगैरह पढ़ लेते, देन हम लोग वो लॉरेंस फोर्स पढ़ेंगे। तो मुझे वो ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है समझाने के लिए, इसलिए मैं वैसे कर रही हूँ। मोस्टली अगर आप लोग यूट्यूब पे कोई वीडियोज़ भी चेक करोगे ना, तो उसमें भी आपको यही पैटर्न देखने को मिलेगा। मैंने चेक किया है कुछ वीडियोज़ में, तो उनमें भी यही पैटर्न था, तो आई थिंक वो ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, एक जने का कमेंट आया था मुझे कि मुझे पहले इंट्रोडक्शन देना चाहिए कि चैप्टर में हम लोग क्या क्या, मतलब आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जो मुझे सही लगा। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ पढ़ेंगे, उसमें बेसिक जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी जो निकालनी है वो कैसे निकालनी है, उसका फॉर्मूला वगैरह डिराइव करना है वो पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे इसके कुछ एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन का मतलब है कि इसकी हेल्प से, इस लॉ की हेल्प से हम लोग स्ट्रेट वायर के लिए, मोस्टली स्ट्रेट वायर के लिए ही हम लोग पढ़ेंगे कि स्ट्रेट वायर के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कुछ डिस्टेंस पे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए, एक सर्कुलर कॉइल ले लो या फिर लूप ले लो, कि उसके सेंटर पे निकालना है या उसके एक्सिस पे निकालना, दोनों के लिए, ठीक है। या तो हम लोग बात करें सेंटर एंड एक्सिस, दोनों के लिए ही बात करेंगे, कैसे निकालना है वो चीज़ कैलकुलेट करेंगे। और लास्ट में आज का वीडियो का जो लास्ट टॉपिक रहेगा दैट विल बी एम्पियर्स लॉ, कि जो एम्पियर्स का सर्किटल लॉ है, एम्पियर्स लॉ, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसका तो न्यूमेरिकल इतना कुछ नहीं बनता, इसके एप्लीकेशन ही इसके न्यूमेरिकल्स है। सर्कुलर कॉइल, लूप, सेंटर एक्सिस, इसके भी 1-2 न्यूमेरिकल कर लेंगे, इसका भी 1-2 न्यूमेरिकल कर लेंगे, और इस पे भी 1-2 न्यूमेरिकल कर देंगे। बेसिकली जितने भी टॉपिक करेंगे सबके 1-2 न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझ पाए। तो आज के वीडियो के हाईलाइट्स रहेंगे ये 3 टॉपिक, मेजरली हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे। इसी के अंदर 1-2 छोटे मोटे टॉपिक्स आ जाते हैं, वो जब पढ़ेंगे तो पता पड़ जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बायो-सावर्ट लॉ, ठीक है। बायो-सावर्ट लॉ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी मिल जाएगा,
एक उसी जन ने जिसने मुझे बोला था कि इंट्रोडक्शन देना चाहिए था, उसने मुझे बोला था कि माई लैंग्वेज इज़ स्ट्रेट टू एनसीईआरटी। तो मैं ये बोलूँगी कि मैं दोनों को ही लेके चलती हूँ, मोस्टली जेईई मेंस और नीट को एंड एनसीईआरटी सीबीएसई का जो भी आपका सिलेबस है, क्लास 12 बोर्ड का। मैं एडवांस पे अभी इतना फोकस नहीं करी मेरी वीडियोस में, टॉपिक्स में कवर करती हूँ बट न्यूमेरिकल्स उसके इतने ज़्यादा नहीं लेती हूँ। द रीज़न इज़ कि अगर मैंने आपको बोल रखा है स्टार्टिंग से कि अगर आप लोग को एडवांस के न्यूमेरिकल्स देखने तो एक बार हम लोग सिलेबस कवर करते हैं, बिकॉज एडवांस के न्यूमेरिकल्स बहुत लेंथी होते हैं और टाइम टेकिंग होते हैं। मुझे अगर मैं डेली अपलोड करूँ ना तब वो चीज़ पॉसिबल होती है, और डेली वीडियोस कोई नहीं देखता जितना मैंने देखा है अभी तक की मेरी यूट्यूब हिस्ट्री में। तो इसीलिए मैं एडवांस के न्यूमेरिकल्स नहीं ले रही हूँ इतना। बट अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली हम लोग सिलेबस ट्राई करेंगे कि इस बार जल्दी सितंबर अक्टूबर तक हो जाए, उसके बाद में हम लोग हमारा एडवांस के न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं। एंड बात रही एनसीईआरटी की लैंग्वेज से, आई डोंट नो एनसीईआरटी की लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। मैंने एनसीईआरटी में सिर्फ टॉपिक्स देखती हूँ कि आपके ये टॉपिक्स है, बाकी मैं उसका जो कंटेंट है वो इतना नहीं पढ़ती हूँ। मुझे पता है ये टॉपिक है, मुझे मेरी रिसर्च करनी है, मैंने क्या पढ़ा उन सबको कंबाइन करके मैं आपके लिए वीडियो लेके आती हूँ। तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज तो मुझे खुद को नहीं पता क्या है, ठीक है। मैं टॉपिक्स देखती हूँ कि हाँ ये है कंटेंट इसके अंदर है, अकॉर्डिंगली मैं मेरा कंटेंट रेडी करके आपको वीडियो देती हूँ। तो जो भी जिसने भी कमेंट किया था वो पॉजिटिव वे में था, ऐसा मैं कुछ उसको नेगेटिव वे में नहीं ले रही हूँ। बट माई लैंग्वेज इज़ माई लैंग्वेज, मैं कहीं से कोई लैंग्वेज कॉपी नहीं कर रही हूँ, लैंग्वेज कोई कॉपी कर भी नहीं सकता। सो जो है ये मेरी लैंग्वेज है, ठीक है। तो सबसे पहले बायो सावर्ट लॉ। तो बायो सावर्ट लॉ से पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ा, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट अचानक से कैसे आ गया। अचानक से मतलब था कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग पढ़ते आ रहे थे और जो अगर मैं बात करूँ रिसर्च की भी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, मैग्नेटिक फील्ड बाद में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो कहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में कैसे आए। तो एक साइंटिस्ट थे ऑरस्टेड, पढ़ा होगा आगे जब हम लोग पढ़ेंगे एक चैप्टर, आई थिंक मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर के अंदर ही वो आ जाएगा। तो वहाँ पे हम लोग ज़्यादा ऑरस्टेड के कुछ पढ़ेंगे, जो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला टॉपिक पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ज़्यादा कम रिलेट कर पाओगे आप, वो बात की बात है। लेकिन ऑरस्टेड जो साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने ऑब्जर्व करा कि अगर हमारे पास एक वायर है, मोस्टली स्ट्रेट वायर, कि अगर एक स्ट्रेट वायर है उसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, ठीक है, और अगर इस ये जो वायर है इसके पास में एक मैग्नेटिक कंपास रख दिया है। देखो मैग्नेटिक कंपास का मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड को ही शो करे कि ये चीज़ होती है, तो हमने एक मैग्नेटिक कंपास रख दिया। तो जैसे ही उसने देखा कि हमारे पास अगर एक करंट कैरिंग वायर है तो उसके पास में जो मैग्नेटिक कंपास है ना, उसके अंदर जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करने लग गई, ठीक है। मतलब ये कंपास अगर मैंने कहीं दूर रखा है कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। जैसे इस कंपास को मैं इस वायर के पास में ले, ऐसा वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इस कंपास के अंदर ये क्या है, मैग्नेटिक कंपास है जो मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। अगर इसके अंदर कुछ डेटा है तो थोड़ी बहुत इंटेंसिटी भी शो कर देगा। अदरवाइज अगर ये डिफ्लेक्ट हो रही है ना नीडल, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। अगर ये न्यूट्रल है, बस ऐसे है सिंपल सा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, तो देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक कंपास। तो ये मैग्नेटिक कंपास है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो होने लगा और हमने देखा कि अगर हम लोग करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें, पहले ऐसी थी अब ऐसे कर दी, तो डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। तो बेसिकली इस ऑब्जर्वेशन से ये पता पड़ा कि कहीं ना कहीं अगर हमारे पास ऐसा वायर है जिसमें करंट है, और करंट कैरिंग वायर हमारे पास अगर है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड को भी इंट्रोड्यूस करता है या शो करता है। कैसे पता पड़ा, हमने एक मैग्नेटिक कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन के थ्रू देखा, और हमने इसके साथ में कुछ चीज़ें भी ऑब्जर्व करी कि अगर करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो कंपास की नीडल का डिफ्लेक्शन भी चेंज होता है। इस कंपास को या फिर इस वायर को दूर कम ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ाते कम करते, मतलब एकदम पास में रखते तो हमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर मैंने डिस्टेंस बढ़ा दी तो हमें ये डिफ्लेक्शन बहुत ही कम देखने को मिलेगा। मतलब अकॉर्डिंगली ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो चेंज हो रहा है करंट की, इस करंट कैरिंग वायर की पोजीशन से। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता पड़ी कि अगर हमारे पास करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर है, तो वहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगा। बेसिकली अगर ऐसा कोई स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है ना, तो वहाँ पे उस करंट फ्लो की वजह से हमें उस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक
फील्ड क्रिएट हो जाता है, ठीक है। यही चीज़ हमने उसमें भी पढ़ी थी इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, कि अगर कोई चार्ज है वहाँ पे क्या हो रहा था, सिर्फ एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा था। यहाँ पे चार्ज की वजह से नहीं, करंट की वजह से। तो हम लोग बोल सकते हैं, या तो हम लोग बोलते हैं करंट, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, मूविंग चार्ज। सेम चीज है ना मूविंग चार्ज, क्यों? बिकॉज करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, करंट में यही तो होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नीचे मूव करते हैं, तो उसकी वजह से करंट फ्लो होता है। तो या तो हम लोग करंट बोल दे या फिर मूविंग चार्ज बोल दे। तो उसकी वजह से हमें क्या मिलता है, चाहे करंट हो चाहे मूविंग चार्ज हो किसी वायर के अंदर, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और अकॉर्डिंगली अगर आप करंट की डायरेक्शन वगैरह चेंज करते हैं, डिस्टेंस ऊपर नीचे करते हैं, तो उसके हिसाब से इसकी फील्ड की स्ट्रेंथ भी चेंज होती है। तो अभी तक हमें ये चीज़ समझ में आई कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है ना, तो वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देगा। ये हमारे पास करंट कैरिंग वायर है, ये अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देगा। अब इस फील्ड में कोई भी चार्ज आएगा तो क्या होगा, हमने पढ़ा था कि जब हम लोग कोई चार्ज है तो वो अपने चारों तरफ क्या कर देता था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देता था। और फिर इसके अंदर जैसे ही कोई दूसरा चार्ज आता था ना, तो ये क्या होता था, ये इस फील्ड की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लगता था। अब चाहे वो चार्ज रेस्ट पे हो, मतलब मैंने यहाँ पे लाके रख दिया, या फिर ये चार्ज मूव कर रहा है, दोनों ही केसेस में उस चार्ज पे एक फोर्स लगता था, बिकॉज ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या सिचुएशन है, यहाँ पे अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है, ये चार्ज हमारा रेस्ट पे है, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। इस पर फोर्स कब लगेगा, जब ये चार्ज क्या है, इसके पास अपनी कोई वेलोसिटी, अब चाहे वो वेलोसिटी कांस्टेंट हो, एक्सिलरेटेड हो, उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे। बट अगर ये चार्ज मूविंग चार्ज है, बेसिकली हम लोग बोलेंगे मूविंग चार्ज है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, ठीक है, चार्ज की इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो यहाँ पे एक डिफरेंस जो हमने पढ़ा है कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं ना, तो हम बोलते हैं चाहे चार्ज रेस्ट पे हो चाहे मूव कर रहा, दोनों ही केसेस में उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। और वो फोर्स हम लोग कैसे निकालते थे, वो फोर्स हम लोग निकालते थे कुलाम्स का जो लॉ था ना हमारा, Q1 Q2/r², इससे कैलकुलेट करते थे। लेकिन जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, तो अगर चार्ज रेस्ट पे है ना, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा उस फील्ड की वजह से। हाँ, अगर वो मूव करा, उसके पास कोई वेलोसिटी, चाहे वो कांस्टेंट हो चाहे वो वेरिएबल हो, तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगता है, जो होता है लॉरेंस फोर्स, जो हम लोग पढ़ेंगे बात के अंदर, ठीक है। सो दिस इज़ द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, क्या उसकी जनरल प्रॉपर्टी थी। अब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, उसकी जो यूनिट टेस्ला होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है, सब चीज़ें हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। इन जनरल अभी अगर आप न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें पता होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड जो बी, इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट होती है टेस्ला ले लो, या फिर ले लो वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर बेसिकली जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ना, उसकी यूनिट होती है, तो उससे हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें न्यूमेरिकल के लिए बताएं, बाकी हम लोग डिटेल में जब पढ़ेंगे तब हम लोग बताएंगे कि कैसे ये यूनिट वगैरह आती है, ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके बाद में जैसे ही हमने ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पढ़ी थी ना, तो वहाँ पे भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि हाँ भाई फोर्स वगैरह सब आ गया। फिर हमने कुलाम्स लॉ पढ़ा था, जिसकी हेल्प से, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम लोग फोर्स कैलकुलेट करते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग पहले फील्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे, फोर्स जो लॉरेंस फोर्स रहेगा वो हम लोग बाद में कैलकुलेट करेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। जैसे कि वहाँ पे हमने नहीं पढ़ा था F=QE था, और E दैट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ, वो कहाँ से आ गई थी, F/Q। और इसको आगे देखें तो क्या था, KQ/r², ये था, ठीक है। तो उसी टाइप से यहाँ पे हम लोग पहले मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे, और जो कहाँ से मिलेगी, बायो-सावर्ट लॉ से मिलेगी। तो सबसे पहला जो मेन टॉपिक हमारा चैप्टर का रहता है दैट इज बायो-सावर्ट लॉ। टी साइलेंट रहता है यहाँ पे, बायो-सावर्ट लॉ क्या बोलता है ये लॉ? ये लॉ बोलता है कि अगर हमारे पास कोई एक करंट कैरिंग वायर है, ऑब्वियसली हमने ये चीज़ बोल दी, ये जो करंट कैरिंग वायर है इटसेल्फ क्या काम करता है, एक मैग्नेट का काम करता है। मैग्नेट का काम क्या होता है, मैग्नेट अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, और ये भी यही चीज़ करा ना, करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है। उस फील्ड में कोई मूविंग चार्ज आता है, उस पर फोर्स लगता है, तो ये, और इसके पास में अगर हम लोग कंपास रखते हैं, मैग्नेटिक कंपास, तो डिफ्लेक्शन मिलता है, तो ये अपने आप में एक मैग्नेट का काम करता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि मैग्नेट फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे निकालनी। तो हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है, दैट इज नेसेसरी, बिकॉज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड बनना तो चाहिए, तो ये होना चाहिए। अब इससे किसी
डिस्टेंस पे। अब वो डिस्टेंस जरूरी नहीं मिडल से लेनी है, कहीं से भी कुछ डिस्टेंस अपार्ट हमने कोई पॉइंट ले लिया P, और यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को हमने बोल दिया B, और ले लिया कि ये पॉइंट की डिस्टेंस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है बेसिकली, दिस डिस्टेंस इज व्हाट R, और ये किसी एंगल थीटा पे है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इस टाइप का कोई जनरल सिचुएशन है, करंट कैरिंग वायर है, किसी डिस्टेंस R पे एक पॉइंट P है, वहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो कैसे होगा। तो ये जो बायो-सावर्ट लॉ है ना, ये इस पूरे, लेट्स से कि पूरे वायर की लेंथ है L, तो ये पूरे वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट नहीं करता है, ये सिर्फ एक छोटे एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ से पॉइंट लिया है ना, तो यहाँ पे कोई DL लेंथ एलिमेंट है, और यहाँ से डिस्टेंस R पे P पॉइंट है, यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा dB, स्मॉल है ना, एलिमेंट के लिए निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ दिस फील्ड विल बी प्रोपोर्शनल टू द करंट I, प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एलिमेंट, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये बोलता है ये लॉ। और जब इसी को एक फॉर्मूले के अंदर लाते हैं तो हमारे पास आ जाता है dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस R, ठीक है। dl भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, हमने चैप्टर में पढ़ा था, R क्यूब। ये एक्चुअली जो होता है ना, ये स्केलर फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है, हम लोग कंफ्यूज नहीं होते, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। ये लॉ होता है हमारा किसी एक एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना, और अगर पूरे के लिए निकालना कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन कर दो, जो लिमिट्स होगी अकॉर्डिंगली निकालेंगे और निकल जाएगा हमारा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। एलिमेंट के लिए मिल जाए ना, फिर आगे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई नई चीज आई है, तो वो है म्यू नॉट। म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी किसके लिए, नॉड है, तो इसका मतलब हम लोग ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की बात करो, फ्री स्पेस बोल दो, वैक्यूम बोल दो, एयर बोल दो, उसके लिए परमिएबिलिटी है। और जैसे हम लोग जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते थे ना, वहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट आता है K, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी एक फिक्स वैल्यू होती थी 9 × 10⁻⁹। उसी टाइप से ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो हमारे पास कांस्टेंट आएगा ना, इसकी वैल्यू होगी 10⁻⁷, ठीक है। फिक्स्ड वैल्यू है कांस्टेंट की, ताकि हम लोग जब कैलकुलेशंस करेंगे ना, तो हमारे लिए ये ईजी हो जाएगा इसको लिखना, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो जाएगा 10⁻⁻, अगर इसकी यूनिट की बात करें तो हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ओके, सो ये कांस्टेंट है, दिस इज द लॉ, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। हाँ, ये हमने क्या पढ़ा, वेक्टर फॉर्म पढ़ा। अगर मैं स्केलर फॉर्म की बात करूँ तो ये हो जाएगा dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आप देखो I dl, और ये हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये हो जाएगा R साइन थीटा अपॉन R क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से एक R, तो हमें जो स्केलर फॉर्म मिलेगी ना, वो मिलेगी dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा I dl, लिखो इसको I dl साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये एग्जैक्टली इसका फॉर्म है, और ये हमें मिल जाएगा, दिस इज व्हाट स्केलर फॉर्म ऑफ द फॉर्मूला, स्केलर फॉर्म। तो इस टाइप से ये हमारा बायो-सावर्ट लॉ। अब इसकी हेल्प से हम लोग अगर किसी पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है ना, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। अब इसमें एक चीज़ आती है कि ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ पता पड़ रही है फॉर्मूले को देख के, कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसकी डायरेक्शन देखो, ये कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, I इज कांस्टेंट, ये क्रॉस प्रोडक्ट आ रही है, और हमें ये चीज़ पता है कि dB इज dl और क्रॉस R के आ रही है, तो मतलब जो dB की डायरेक्शन होगी इस लेंथ एलिमेंट और इस R दोनों के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। लेकिन परपेंडिकुलर भी दो डायरेक्शन होती है ना, या तो हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं या बाहर की तरफ जा रहे हैं, इनवर्ड्स जा रहे हैं, आउटवर्ड्स जा रही है, तो कौन सी होगी, वो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे वैसे तो 3 से 4 टाइप के लॉज होते हैं, लेकिन हम लोग मेनली 2 लॉ के बारे में बात करेंगे। एक होता है स्क्रू लॉ, रूल बोल दो, स्क्रू रूल, और दूसरा होता है राइट हैंड पाम रूल। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करनी है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो 2 रूल आ जाएंगे। अगर मैं सबसे पहले बात करूं स्क्रू रूल की, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पे 2 ही डायरेक्शन होगी, इनवर्ड्स होगी, आउटवर्ड्स होगी। अगर मैं इनवर्ड्स की बात कर रही हूँ ना,
तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस को ऐसे सर्कल के अंदर। अगर आउटवर्ड्स की बात कर रही हूँ ना तो हो जाएगा डॉट को ऐसे सर्कल के अंदर। आपको ये क्वेश्चंस में और बुक्स में बहुत जगह देखने को मिलेगा, तो इन दोनों में के बीच में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हर जगह इनवर्ड्स आउटवर्ड्स नहीं मिलेगा, ये सिंबल्स भी मिल सकते हैं, इसलिए आपको बता रही हूँ। तो स्क्रू रोल में आपके क्या करना है, देखो हमारे पास सिचुएशन क्या थी, ये करंट आई है, ये लेंथ एलिमेंट DL है, ये पॉइंट P है, ये था। तो मेनली हम लोग बात करें इसके लिए, मतलब इसको हमने ले लिया DL, मैंने बड़ा बना दिया सिर्फ शो करने के लिए, दिस इज R वेक्टर, ठीक है, ये पॉइंट P। तो हमें क्या करना है, हमें स्क्रू को रखना है इस लेंथ एलिमेंट और ये जो R है ना वेक्टर, इनके जॉइनिंग पॉइंट पे, यहाँ पे आप स्क्रू को रख दो। अब आपको स्क्रू को घुमाना है जिस साइड पे आपको कैलकुलेट करना, मतलब मुझे इस साइड P पे, मतलब जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करना उस साइड पे स्क्रू को घुमाओ। मैंने स्क्रू को ऐसे रखा, अब इस साइड जाना है तो मतलब मैं ऐसे जा रही हूँ, ठीक है, इस डायरेक्शन में ऐसे, बिकॉज हमको P पॉइंट इस साइड है ना, तो मैं इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में P उस डायरेक्शन में स्क्रू को घुमाओ, इन दोनों के बीच में रख दो और फिर घुमाओ। घुमाने की दो डायरेक्शन होगी, एक क्लॉकवाइज होगी, एक एंटी क्लॉकवाइज होगी। वो डायरेक्शन आपको कैसे लेनी है कि आपका जो कैलकुलेशन वाला पॉइंट है, मतलब जिस पॉइंट पे आपको फील्ड निकालना है वो कौन सी साइड है। अब ये पॉइंट इस साइड है तो हम लोग इस साइड घुमाएंगे, उसकी तरफ घुमाएंगे। तो उसकी तरफ घुमाने पे आपको देखना है कि स्क्रू अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है, वो आपकी डायरेक्शन होगी। अगर मैं यहाँ की बात करूँ P की, तो यहाँ पे ऐसे करने पे मेरा स्क्रू ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रही है। कौन सी डायरेक्शन आ रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगी और स्क्रू मेरा अंदर की तरफ जा रहा है, तो मेरी डायरेक्शन होगी इनवर्ट्स, दैट इज ये वाला पॉइंट। अगर मैं इसका ऑपोजिट ले लूँ, पॉइंट P मेरा यहाँ पे है, तो अब क्या होगा, अब मुझे इस डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। इस डायरेक्शन में घुमाने पे हमारा स्क्रू बाहर की तरफ आ रहा है, तो डायरेक्शन हो जाएगी आउटवर्ड्स, ठीक है। एक तरीका तो ये हुआ, ये मेथड हम लोग इतना यूज़ नहीं करते, हम लोग जो हमारा दूसरा मेथड है वही यूज़ करेंगे, थोड़ा कन्वीनियंट रहता है यूज़ करने के लिए, दैट इज राइट हैंड पाम रूल। दूसरा मेथड कौन सा है, राइट हैंड पाम रूल। अगेन दिस इज करंट I एंड दिस इज पॉइंट P, ये हमने ले लिया, ये लेंथ वेक्टर ले लो DL। अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ करनी है, यहाँ को आपके थंब की जो डायरेक्शन है ना, राइट हैंड, ठीक है, हम लोग राइट हैंड की बात करें, थंब की डायरेक्शन हो जाएगी करंट की डायरेक्शन। करंट को थंब की डायरेक्शन में, ये मेरा राइट हैंड है, थंब की डायरेक्शन में। अब आपको देखना है कि आपकी जो फिंगर्स है ना वो उस डायरेक्शन में कर्ल करनी चाहिए जहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है। ये मेरी है और मुझे इस डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है, तो इस टाइप से ऐसे जाएगा। अब देखना है कि आपका पाम अंदर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। इधर देखने पे मेरा पाम अंदर की तरफ आ रहा है, तो डायरेक्शन हो जाएगी इनवर्ट। अगर मैं ये पॉइंट P ले लूँ इधर, ठीक है, अब देखो ये ऐसे है और अब मुझे इसकी तरफ जाना है ना, तो मेरी डायरेक्शन होगी ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अब मेरा पाम बाहर की तरफ आ रहा है, तो इस पॉइंट पर डायरेक्शन हो जाएगी बाहर की तरफ, दैट इज आउटवर्ड्स। तो इस टाइप से आपको डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है। इजी मेथड है, ज़्यादा नहीं है, आपको सिर्फ थंब की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में थंब रखना है और देखना है कि जिस डायरेक्शन में, जहाँ पे, जिस पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड, उस साइड में अपनी फिंगर्स को कर्ल कर लो। अगर वो अंदर की साइड कर्ल हो रही है ऐसे, तो इनवर्स डायरेक्शन हो जाएगी, और बाहर की साइड कर्ल हो रही है ऐसे, तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। ओके, चलो, तो ये हमारे दो बेसिक से रूल थे जिससे हमको करंट की डायरेक्शन मिलते हैं। अब आता है कि जो हमने बायो-सावर्ट लॉ पढ़ा है ना, अब आ जाएगी उसकी एप्लीकेशंस की, उसको अपन आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन आता है वो आता है कि हमारे पास अगर एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है। लॉन्ग स्ट्रेट वायर हम लोग देख लेते हैं, हम लोग सही जा रहे हैं। हाँ, लॉन्ग स्ट्रेट वायर और करंट कैरिंग वायर होना चाहिए। लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर यहाँ पे लिख देती हूँ, करंट कैरिंग वायर। वो तो ऑब्वियस है ना कि करंट कैरी नहीं करेगा तो आप मैग्नेटिक फील्ड को कैसे स्टडी कर रहे हो फिर। तो हमारे पास एक वायर है, दैट इज फाइनाइट लेंथ की बात करें। इनफाइनाइट लेंथ की बात हम लोग बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। इसके पास है करंट आई, ठीक है। आप कैपिटल आई ले लो, स्मॉल आई ले लो, जो आपको सही लगे वो ले लो। दिस इज करंट, ये वायर है, इसकी टोटल लेंथ ले लो आप एल, ओके। अब किसी पॉइंट पे, अब वो पॉइंट मैंने आपको पहले बोला कहीं पे भी हो सकता, तो मैंने पॉइंट ले लिया यहाँ पे हमारा पॉइंट P है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेनी। यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब जो वायर
की जो लेंथ होगी, जो लेंथ एलिमेंट भी इसी के अलॉन्ग होगा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमें लेनी है। तो हमने यहाँ पे डायरेक्शन ले ली ए। ओके, नाउ सी, हमने ए ही ली है हमारी कैलकुलेशन में, हाँ हमने डायरेक्शन ले ली ए। अब हमें क्या करना है, देखो ये हमारा वायर हो गया, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए हो गई, पॉइंट पी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों एंड से देखेंगे ये कितना एंगल बना रही है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये, इस टाइप से, ठीक है। यहां के लिए एंगल हो रहा है एंगल θ1 एंड दिस इज एंगल θ2। हो सकता है दोनों अलग अलग एंगल बना रहा है पॉइंट से। अगर मैं बात करूं अब हमें क्या करना है कि मैंने आपको ये सारी जो नॉर्मल सिचुएशन थी वो हमारे पास आ गई। अब हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ आती है कि हमें जो बायट-सावर्ट लॉ है ना वो किसी लेंथ एलिमेंट के लिए ही मैग्नेटिक फील्ड देता है, तो हमें यहाँ पे लेंथ एलिमेंट लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ले लिया, ये हमारा लेंथ एलिमेंट है dl, इससे इसकी लेंथ हो गई टोटल l, चलो कोई ज़रूरी नहीं है, अभी एक बार छोड़ते हैं, ठीक है। स्मॉल l ले लो, चलो टोटल लेंथ अगर कैपिटल L है तो ये वाली स्मॉल l ले लो, और यहाँ से ये पॉइंट निकालो। इस टाइप से, ओके। अब ये जो एंगल है ना, ये इससे जो एंगल बना रहा है वो है थीटा। चीज़ें कंफ्यूज नहीं होना है। इसके जो इस पॉइंट से θ1, नीचे वाले एंड से θ2, और जो लेंथ एलिमेंट है ना उससे एंगल थीटा। ये एंगल थीटा ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिए तो 90 डिग्री, और ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। तो बेसिकली जो हमारा बायट-सावर्ट लॉ के अंदर जो हम लोग एंगल पढ़ रहे थे ना साइन थीटा, तो वो थीटा किस में था, ऐसे ही तो था, लेंथ एलिमेंट और आर, ये वाला एंगल ले रहे ना, तो ये लेंथ एलिमेंट हो गया हमारा, ये वाला इधर, और ये आर, ये डिस्टेंस, ठीक है। इससे डिस्टेंस को ले लो आर, ओके। ये था, और ये एंगल हम लोग ले रहे थे जो हमारे पास आ गया 90 माइनस थीटा। सब चीजें हो गई। अब मैं बात करती हूँ इस लेंथ एलिमेंट के लिए मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा, तो हो जाएगा μ0/4 पाई आई डी एल साइन, साइन कितना है आप 90 माइनस थीटा अपॉन ये वाले डिस्टेंस, इसका स्क्वायर यानी आर स्क्वायर हो जाएगा। साइन माइनस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे हमको जो dB मिल रहा है ना वो कितना मिल रहा है, μ0/4 पाई आई डी एल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब ये तो हो गया किसी लेंथ एलिमेंट के लिए, लेकिन हमें इस टोटल वायर के लिए निकालना है। तो टोटल वायर के लिए हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो जो b है ना वो आ जाएगा, देखो μ0/4 पाई तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, पीछे बच गया आई डी एल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे थीटा वेरी हो रहा है, ठीक है। ये थीटा मिनिमम इतना जा सकता है और मैक्सिमम यहाँ जा सकता है, मतलब जो थीटा की जो लिमिट आएगी ना वो कितनी आएगी, ये जो θ2 है वो नीचे की साइड है और θ1 ऊपर की साइड है, तो हो जाएगा माइनस θ2 से प्लस का θ1। पूरा एंगल यही तो हो रहा है, नीचे की साइड, ये हमारी मिडल पार्ट, मिडल सॉरी एक्सिस है, यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके नीचे θ2 है, इसके नीचे ऊपर θ1 है, तो माइनस θ2 से लेके प्लस θ1 तक ये पूरा का पूरा कवर कर देगा, पूरा वायर कवर कर देगा। तो हो जाएगा माइनस θ2 से प्लस का θ1। ये हमारी लिमिट होगी। इस टाइप का हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना, ये लिमिट वगैरह ये सेम इस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कर चुके हैं। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, ये टर्म है, अब हमें करना पड़ेगा एलिमिनेट्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे dl की वैल्यू भी चेंज हो रही है, यहाँ पे जो r है ना ये भी वैल्यू वेरिएबल है। क्यों, ये पॉइंट p है तो इधर आएगा, अगर मैंने पॉइंट कहीं और ले लिया तो इसकी वैल्यू अलग हो जाएगी, यहाँ पे ले लिया तो r अलग, सॉरी इसकी r की वैल्यू अलग हो जाएगी। तो हमें अगर मैं लेंथ एलिमेंट यहाँ पे ले लिया dl और p इधर है, तो मेरे पास r और a की वैल्यू दोनों सेम हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारा r पॉइंट भी यहाँ पे वेरिएबल है, तो हमें टर्म्स सारी की सारी ऐसे लेके आनी पड़ेगी कि हम लोग थीटा की लिमिट में इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो कॉस थीटा की वैल्यू होगी, मैं बात करूँ ये वाला ट्राइंगल आप ले लो, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस का वैल्यू क्या है a अपॉन आर हो जाएगा। यहाँ से आप देखो r की वैल्यू बात करें तो हो जाएगा a अपॉन कॉस थीटा। एक चीज़ तो ये हो गई। अब dl के लिए सबसे पहले l निकालना पड़ेगा। अगेन ये ट्राइंगल लेती हूँ और अगर मैं लिखती हूँ टेन थीटा इक्वल्स टू, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी l अपॉन a, l अपॉन a, यहाँ से l आ जाएगा a टेन
थीटा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करके डीएल निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो अब आपको पता पड़ गया मैंने tan थीटा क्यों लिया, ताकि मुझे L की वैल्यू मिले। L की वैल्यू मिल जाएगी तो DL की वैल्यू मिल जाएगी, जो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, देखो ये B इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, I भी कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो, माइनस का थीटा 2 थीटा 1 DL हो जाएगा A सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये कॉस थीटा एज इट इज रख लो, और आर स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये टर्म आ गए। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, तो बेसिकली ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। एक ए से एक क्या कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास क्या बचा, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, एंड ये हो जाएगा माइनस का थीटा 2 थीटा 1, पीछे क्या बचा हमारे पास, देखो ये कैंसिल हो गया, कॉस थीटा डी थीटा, और ए बचा, ए भी अब कांस्टेंट, इसको बाहर ले लो, और ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट बचा है। अब मुझे इंटीग्रेशन करना, अब ये सारी चीजें हम लोग हटा देते हैं। तो देखो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा हो गया, और ये हो गया माइनस थीटा 2 और थीटा 1, सॉल्व करो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, ये हो जाएगा साइन थीटा 1 माइनस का साइन माइनस थीटा 2। तो हमारे पास जो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और ये हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। दिस इज आर फाइनल रिजल्ट, मतलब किसी डिस्टेंस r पे कोई पॉइंट P है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। ए क्या है, ए है पॉइंट की उस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये हो जाएगी हमारे पास वैल्यू, ओके, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये जो सिचुएशन है ना, इसके अलग अलग वेरिएंट्स हो सकते हैं, कैसे वेरिएंट्स हो सकते हैं, देखो अब वेरिएंट्स हो सकते हैं कि वो जो वायर मैंने लिया था ना, वो मैंने लिया था फाइनाइट लेंथ का वायर। अब अगर मैं इनफाइनाइट लेंथ का वायर ले रही हूँ, मैंने क्या ले लिया, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। तो अब क्या होगा, अब मेरे पास वायर कैसा है, दिस इज वायर, ये इनफाइनाइट, ठीक है, इसकी लेंथ का हमें कोई आइडिया नहीं है। अब इससे किसी डिस्टेंस p पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो अब क्या होगा, नॉर्मल जो फॉर्मूला है हमारे पास क्या है, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, दिस इज द फॉर्मूला। नाउ सी, यहाँ पे क्या सिचुएशन हो जाएगी कि अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है ना, तो देखो इन जनरल हम लोग क्या लेते थे, ऐसे ये वाला, जैसे कि हमने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाती थी, और ये एंगल और ये एंगल ऐसा होता था। अब क्या हो जाएगा, हम लोग जो एंड्स होते थे ना, वहाँ से एंगल लेते थे, तो अब इसका एंड कैसे होगा, ये इनफाइनाइट है, तो ये ऐसे 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 कैसे से कहीं जाएगा। अब वो लेंथ जब इतनी ज़्यादा होती है कि ये जो एंगल है ना, ये हमें ऐसे दिखने लग जाता है, इस टाइप से ऑलमोस्ट स्ट्रेट, मतलब ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर लेती हूँ, जब वायर की लेंथ इनफाइनाइट होती है ना, तो ये एंगल बढ़ता जाता है, पहले एंगल इतना था, फिर लेंथ इनफाइनाइट है तो एंगल ये यहाँ तक पहुँच जाता है, मतलब ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों जगह हमको क्या मिलेगा, 90 डिग्री 90 डिग्री, फॉर्मूले में पुट कर दो, और ये लेंथ तो अगेन ए ही है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन 90 1 प्लस साइन 90 1 यानी 2, तो ये हो जाएगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई 2 पाई ए, 2 से 2 ये हो जाएगा, तो 2 पाई ए, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा जब हम लोग इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की बात कर रहे हैं। और दूसरा केस है कि हमने हाफ सेमी इनफाइनाइट वायर लिया, हमने सेमी लिया है, ठीक है, इनफाइनाइट वायर है लेकिन सेमी आधा ही है हमारे पास। तो अब क्या हो जाएगा, अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। तो अब हमारे पास क्या सीन हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए
साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो अब क्या हो जाएगा, हमें पता है कि थीटा 1 तो क्या है 90 डिग्री और थीटा 2 जैसा कोई सीन ही नहीं, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ये तो ये वाली टर्म तो कैंसिल ही हो जाएगी। जब हम लोग आधा ही ले रहे हैं, नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन 90 डिग्री यानी 1। तो ये हो जाएगा बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। दिस फॉर्मूला इज फॉर व्हाट, फॉर सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर। उसके लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला हमारे पास आएगा। ठीक है, तो अगर ये फॉर्मूला आपको याद है ना, तो फिर उससे रिलेटेड सेमी इनफाइनाइट, सेमी फाइनाइट, टोटल इनफाइनाइट कोई सा भी ले तो हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब इस फॉर्मूले के ऊपर जो हमने बायो सावर्ट का फॉर्मूला या ये वायर वाला जो फॉर्मूला पढ़ा है, इसके ऊपर हम लोग एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया लगे कि हमको कैसे कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारे पास, एक स्क्वायर वायर है। ठीक है, स्क्वायर लूप ले लो, स्क्वायर लूप ले लो। चलो, इस टाइप से है, यहाँ पे ऐसे करंट फ्लो हो रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, और हमें इसके सेंटर ओ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। दिस इज द स्क्वायर लूप। ठीक है, मतलब वायर्स का बना हुआ, 4 स्ट्रेट वायर्स को कनेक्ट करके, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि हमने क्या क्या, हमारे पास 4A लेंथ का एक लॉन्ग वायर है जिसको हमने फोल्ड करके एक लूप में कन्वर्ट कर दिया, एक लूप में, दैट इज ऑल्सो स्क्वायर लूप में कर दिया। तो हर एक वायर की लेंथ क्या हो जाएगी, ए। कुछ भी बोल दो, दोनों में से जो भी आए, चाहे या तो बोल दे कि 4 वायर्स कनेक्टेड टू फॉर्म अ स्क्वायर और हर एक साइड की लेंथ क्या ए, या फिर लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ 4A इज फोल्डेड एंड कन्वर्टेड इनटू ए स्क्वायर ऑफ ईच साइड ए। दोनों में से जो भी चीज बोले करेक्ट है। इस टाइप की कंडीशन है हमारे पास। अब हमें इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप एक बार ट्राई करो खुद से, कैसे होगा ये। ओके, तो हम लोग करते हैं यहाँ पे। अब देखो, हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमने बोल दिया कि 4 वायर से, लेकिन हमने कैलकुलेशन करी एक वायर के लिए। तो आप किसी एक वायर को कंसीडर कर लो, लेट्स से इस वायर की हम लोग बात कर रहे हैं, इस वायर की बात कर रहे हैं। इससे ये डिस्टेंस पे, लेट्स से डिस्टेंस इज डी, डिस्टेंस डी पे पॉइंट ओ है जहाँ पे हमको निकालना, इसको ऐसे घुमा दो तो यही तो पॉइंट हुआ हमारे पास। ठीक है, दिस इज ओ डिस्टेंस ए एंड दिस इज साइड ए। इस टाइप से आप उसके लिए कैलकुलेट करना है। ये सेम सिचुएशन हो गई हमारे पास कि एक हमारे पास वायर है, उससे किसी डिस्टेंस डी पे हम पॉइंट ओ पे निकालते, तो सेम यहाँ पे इसको इस टाइप से कर सकते हैं। तो अगर मैं एक सिंगल वायर के लिए करूँ, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 4 वायर्स है, ठीक है, तो हम लोग सिंगल वायर के लिए करें तो हमें क्या चाहिए होगा, ये दोनों एंगल चाहिए होगी, थीटा 1 और थीटा 2 था, बिकॉज हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, बी इक्वल्स टू ए जो थी ना डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी, तो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या थी, डी, तो यहाँ पे डी आएगा और ये हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। दिस इज द फॉर्मूला। आप सिंपली देख लो, यहाँ पे सबसे पहले डी की बात करूँ तो डी की वैल्यू a/2 हो जाएगी ना, ये टोटल स्क्वायर है ना, टोटल a है तो ये इसके हाफ पे मिड पॉइंट पे ही आएगा, तो ये कितना हो जाएगा a/2। अब देखो आप कैलकुलेट करो, एंगल की बात करें, हमें चाहिए ये एंगल, तो देखो स्क्वायर के लिए एकदम ये सेंटर पे ये टोटल एंगल होता है 90 डिग्री, ये एक्जैक्टली हाफ पे आता है, तो मतलब ये हो जाएगा 45 डिग्री और ये वाला भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो एंगल भी पता है, डी की वैल्यू भी पता है, सिंपली फॉर्मूले में पुट कर दो, क्या हो जाएगा बी इक्वल्स टू, बी क्या, किसी एक वायर के लिए b1 ले लो इसको, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, डी की वैल्यू क्या है a/2 साइन थीटा 1 यानी 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री हो जाएगा। कैलकुलेट करो, b1 इक्वल्स टू म्यू नॉट आई 2 पाई ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन 45 की होती है 1/√2 और वापस 1/√2 यानी 2/√2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो b1 की वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई ए। ये वैल्यू हमारे पास आएगी फॉर 1 वायर, लेकिन हमें चारों वायर के लिए निकालनी है, तो चारों वायर के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे, b3 b4। अलग अलग का मेरा मतलब है इनका जो मैग्नीट्यूड है ना वो तो सेम रहेगा, बिकॉज वायर की लेंथ सेम है, सेम डिस्टेंस पे पॉइंट आएगा, कंडीशन सारी सेम है, सब सेम है, तो इसकी जो इंटेंसिटी है, जो स्ट्रेंथ है, जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम आएगा। बट अब हमको इनको चारों को ऐड करना है, माइनस करना है, कैसे करना है वो पता पड़ेगा डायरेक्शन से, कि चारों वायर के लिए डायरेक्शन सेम आई तो ऐड कर दो, अलग अलग आई तो अकॉर्डिंगली प्लस माइनस आप लगा दो।
ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर मैं इस वायर के लिए बात करूं, हमें क्या करना है, थंब को करना है करंट के डायरेक्शन में ऐसे, और उंगलियां जानी चाहिए जिस पॉइंट पे हमें निकालना है। तो ये डायरेक्शन, उंगलियां ऊपर की डायरेक्शन में, बाहर की डायरेक्शन में, ये नहीं आ रहा है आउटवर्ड्स। ठीक है, इस वायर के लिए बात करते हैं, ये ऐसे और ये पॉइंट हमारा इस साइड, तो अगेन क्या आ रही है, आउटवर्ड्स। इसके लिए बात करें, पॉइंट ऐसे और सॉरी करंट ऐसे थंब की डायरेक्शन में, पॉइंट नीचे की साइड, तो अगेन बाहर की साइड आ रही है यानी आउटवर्ड्स। इसके लिए बात करें, करंट ऐसे और ये इस टाइप की सिचुएशन, बाहर की तरफ आउटवर्ड्स, तो चारों की चारों आउटवर्ड्स आ रही है, तो चारों को हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो जो बी नॉट है ना, वो हमारा क्या हो जाएगा 4b1, यानी 4 म्यू नॉट आई अपॉन √2πa, और डायरेक्शन हो जाएगी आउटवर्ड्स। दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। एक और हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, ये हमने लिया है स्क्वायर का, तो हम लोग एक ट्राइंगल का ले लेते हैं। ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लो आप इस टाइप से, करंट की डायरेक्शन ऐसे ले लो आई, कुछ भी ले सकते हो, अकॉर्डिंगली आपके पास जो फाइनल डायरेक्शन है वो अलग अलग आ जाएगी। यहाँ पे आपको सेंटर पे निकालना है। ठीक है, द साइड इज ए, दिस डिस्टेंस इज डी। अगेन फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला हो जाएगा बी इक्वल्स टू, एक वायर के लिए 3 वायर है, एक वायर के लिए निकालेंगे b1 ले लो, म्यू नॉट आई 4πd, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d, एंगल साइन θ1 प्लस साइन θ2। सबसे पहले d की बात करो तो देखो हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, हमें ये दोनों एंगल चाहिए, θ1 और θ2, यही एंगल चाहिए। तो देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, टोटल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो हाफ कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये वाला 90 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री हो गया। अब देखो, अब मुझे d की वैल्यू निकालनी है ना, तो tan θ ले लो। हमारे पास सिचुएशन ऐसी है, देखो ये इस टाइप से, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज d, दिस इज a/2, हाफ हो जाएगा a/2। हम लोग आधे के लिए बात कर रहे हैं। अब हमें tan θ की वैल्यू करेंगे, तो tan θ होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर θ की सामने वाली साइड परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी d, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ से आप देखो θ कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3, तो ये हो जाएगा √3 इक्वल्स टू a/2d। यहाँ से आप d की वैल्यू निकालोगे ना, तो ये आ जाएगा a/2 √3। ठीक है, तो हम लोग इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। θ1 θ2 की वैल्यू भी है, तो हमारे पास जो b1 है ना, वो कितना आएगा म्यू नॉट आई 4πd, d यानी a/2 √3 हो जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। बस अब कैलकुलेशन वाला काम है, और ये हो जाएगा 2πa, √3 ऊपर चला जाएगा, साइन 60 डिग्री यानी √3/2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो b1 की वैल्यू आएगी √3 इंटू √3 3 म्यू नॉट आई अपॉन 2πa। दिस इज द वैल्यू फॉर 1 वायर। अब बाकी दोनों वायर की निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, बट डायरेक्शन क्या आएगी b2 b3, ये तो सेम आएगा। अब डायरेक्शन देखो, अगर मैं इसके लिए बात करूं b1 के लिए, ये है ऐसे और पॉइंट है हमारा ऊपर, तो अंदर की साइड आ रहा है इनवर्ड्स, तो ये आ जाएगा इनवर्ड्स। ठीक है, इस पॉइंट के लिए बात करूं तो ये कैसा आ रहा है, देखो पॉइंट आ रहा है हमारा ऐसा, और अगर मैं अंगुलियां घुमाऊं तो मेरे ऐसे अंदर की डायरेक्शन, मेरा हाथ घूम नहीं पा रहा, ऐसे ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो अगेन अंदर की डायरेक्शन में आ रही है, तो ये भी क्या आ रहा है इनवर्ड्स। इसमें बात करें पॉइंट ऐसे, सॉरी करंट ऐसे, पॉइंट ऐसे अंदर की साइड, तो ये भी इनवर्ड्स आ रहा है। तीनों की सेम डायरेक्शन ऐड कर दो, b नॉट इक्वल्स टू 3b1, 3 इंटू 3 9 म्यू नॉट आई अपॉन 2πa। दिस विल बी आर रिजल्ट। तो इस टाइप से आप ट्राइंगल के लिए भी निकाल सकते हो। अब यहाँ पे आती है एक ट्रिक ऐसा है कि हमने देखो स्क्वायर के लिए पढ़ा, ट्राइंगल के लिए पढ़ा। स्क्वायर में कितनी साइड्स थी, 4 साइड थी। ये ट्रिक किसके लिए, जब आपको सिर्फ और सिर्फ सेंटर पे कैलकुलेट करना हो तो। और ट्राइंगल का पढ़ा तो 3 साइड्स थी, तो मतलब अगर नंबर ऑफ साइड्स को हम लोग एडजस्ट कर लेना इस फॉर्मूले में, तो हमारे पास एक ट्रिक आ जाएगी। तो ट्रिक हमारे पास ये है, ट्रिक का फॉर्मूला है bn, मतलब जितनी नंबर ऑफ साइड्स है, स्क्वायर है तो 4, ट्राइंगल है तो 3, पेंटागोन है तो 5, अकॉर्डिंगली जितना भी हो। ये हो जाएगा n इंटू म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए साइन पाई बाई एन एंड 10 पाई बाई एन। दिस इज द फॉर्मूला, ट्रिक वाला फॉर्मूला, जहाँ पे n क्या है, वेयर n इज नंबर ऑफ
साइड्स जो सारे अलग अलग शेप्स के लिए अलग अलग होगी, ट्राइंगल के लिए 3 हो जाएगी, स्क्वायर के लिए 4 हो जाएगी, पेंटागोन के लिए 5 हो जाएगी, उस टाइप से हमारे पास हो जाएगी। वे साइड ऑफ ऐसा शेप होना चाहिए जहाँ पे सब जो साइड्स रहेगी ना उसकी लेंथ इक्वल हो, वैसा वाला है ये। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर ट्राइंगल के लिए बात करें तो 3 हो जाएगा n की जगह, 3 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन पाई है, साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 नहीं साइन 60 यानी √3/2, tan 60 यानी √3, क्या हो जाएगा √3 3 इंटू 3 9, तो 9 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई है। ये एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है जो हमने अभी अभी ट्राइंगल के लिए कैलकुलेट करा था। तो हम लोग ट्रिक की हेल्प से अलग अलग नंबर ऑफ साइड्स वाले जो शेप्स रहेंगे उनके लिए ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला, बट ट्रिक याद कर लेना, डायरेक्टली हो जाएगा। पेंटागोन के लिए दे रखा है, ऑक्टागोन के लिए दे रखा है, जैसा भी हो, नंबर ऑफ साइड्स पता है, आपने डाल दिया, हो गया। बस सब साइड्स की जो लेंथ है वो बराबर होनी चाहिए, और सेंटर के लिए हम लोग निकाले तो ये वाला होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब इसके आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम लोग सर्कुलर लूप या कॉइल के लिए बात करें ना तो कैसे फॉर्मूला जनरेट होगा। दूसरा टॉपिक हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, लूप, कॉइल, कुछ भी कह सकते हो, मतलब सर्कुलर शेप में होना चाहिए जिसमें करंट होना चाहिए। अब चाहे वो कॉइल बोल दो, लूप बोल दो, वायर बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सर्कल है इस टाइप से, इसके अंदर करंट है। अब इसके सेंटर पे, अगेन मैं आपको बता दूं, सेंटर पे पॉइंट O है, हमें यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो कैसे होगा। तो अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे ना, तो हमारे पास एक स्ट्रेट वायर होता था। अभी तक हमने जो भी स्टडी करी है वो स्ट्रेट वायर के लिए करी, तो वहाँ पे हम लोग एंगल वगैरह सब ले लेते, तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होगी। अगेन फॉर्मूला वही रहने वाला है। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, जो बायो सावर्ट वाला फॉर्मूला DB, वो था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई DL साइन थीटा, ऐसे अलग से लिख दो, अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला था हमारे पास। वे साइन थीटा वॉज द एंगल बिटवीन लेंथ एलिमेंट और जो डिस्टेंस एलिमेंट था ना R उसके यहाँ पे, ठीक है। तो अब चलो फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि हमारा यहाँ पे है लेंथ एलिमेंट, ये हमेशा लेंथ एलिमेंट के लिए ही होता है बायो सावर्ट लॉ, दिस इज द लेंथ एलिमेंट, ठीक है। और ये कैसे होगा लेंथ एलिमेंट, जिस भी पॉइंट पे ले रहे सर्कल पे उसके टेंजेंशियल, इस पॉइंट पे ले रही तो ऐसे, इस पॉइंट पे लूंगी तो ऐसे, इस पॉइंट पे लूंगी तो इसके टेंजेंशियल इस टाइप से, ठीक है। तो टेंजेंशियल रहेगा। तो आप देखो कि ये मेरा पॉइंट है और इससे डिस्टेंस ले ली, ये R के बराबर होगी। अब ये पॉइंट चाहे कहाँ पे भी हो, तो ये जो डिस्टेंस एलिमेंट होता है ना वो हमेशा इस सर्कुलर कॉइल की रेडियस के बराबर ही होगी। आप देख लो, चाहे यहाँ पे लोगे तो भी रेडियस होगी, यहाँ पे भी होगी रेडियस, कहीं पे भी लोगे जो लेंथ एलिमेंट जो डिस्टेंस एलिमेंट ले लेते हैं ना वेक्टर R, वो हमारे पास यहाँ पे कैपिटल R ही होगा, चाहे हमारा लेंथ एलिमेंट कहीं पे भी हो। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब देखो ये डिस्टेंस, दूसरी चीज़ लेते हैं हम लोग एंगल बिटवीन द लेंथ एलिमेंट एंड द डिस्टेंस एलिमेंट। डिस्टेंस एलिमेंट हो गया ये, लेंथ एलिमेंट ये हो गया ये, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। अब ये भी चाहे आप कहीं पे भी लो सेम ही आएगा। मैंने यहाँ ले लिया, ये मेरा लेंथ एलिमेंट, दिस इज माय डिस्टेंस एलिमेंट, इन दोनों के बीच का एंगल देखो, टेंजेंशियल होता है ना तो बीच का एंगल 90 डिग्री। तो कहीं पे भी लो थीटा हमारा क्या रहेगा, हमेशा 90 डिग्री। तो ये वैल्यू पुट कर लो, तो DB कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई 4 पाई आई DL अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा, और R भी क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो गया। ये चीज़ हो गई। ये तो हो गया जब हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, एक लेंथ एलिमेंट। अगर हमें पूरे का करना है तो आप इंटीग्रेट कर दो, तो ये हो जाएगा B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, दिस इज कॉन्स्टेंट ले लो, आई तो निकाल दिया, DL अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे R भी कांस्टेंट है, बिकॉज मैंने बोल दिया पॉइंट कहाँ, जहाँ कहीं पे भी हो जाओ सर्कल पे, वो हमेशा जो डिस्टेंस एलिमेंट स्मॉल r था वो कैपिटल R के बराबर ही होगा। और अगर हम लोग किसी सर्कल के लिए बात करें उसकी रेडियस तो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है ना। हमने बोल दिया 5 सेंटीमीटर का लूप, तो वो हमेशा 5 सेंटीमीटर का ही रहेगा उस क्वेश्चन में। तो दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, तो B नॉट कर दो इसको, इक्वल्स टू म्यू नॉट आई 4 पाई R स्क्वायर बाहर आ गया, और ये हो गया DL। इसका मतलब है टोटल लेंथ चाहिए हमें इस सर्कल की। तो टोटल लेंथ किसी सर्कल की क्या होती है, उसकी सरकमफेरेंस होती है। तो सरकमफेरेंस कितनी हो जाएगी, L इक्वल्स टू 2 पाई R, पूरा सर्कल ले लेते हैं, इसकी सरकमफेरेंस होती है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो B नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, और इसको लिख दो 2 पाई R।
सर्कमफेरेंस टोटल लेंथ चाहिए इस वायर की, सर्कुलर वायर की, जो टोटल लेंथ वो उसकी सर्कमफेरेंस के बराबर होगी। तो ये हो गया ये चीज़, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बी नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर व्हाट, फॉर मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ सर्कुलर कॉइल, वो भी कहाँ पे, सेंटर पे। डायरेक्शन की बात करें, ये हमारा हो गया थंब और ये हो गया नीचे की साइड, इस साइड है, तो अंदर की साइड आएगा इनवर्ट्स, ये हमारे पास आ जाएगी डायरेक्शन। ओके, ये तो हमने बात करी कि हम लोग बात करें पूरे वायर के लिए। अगर इसकी जगह मैं ले लूँ सेमी सर्कुलर वायर, ठीक है, अगर मैंने ले लिया सेमी सर्कुलर वायर, सेमी सर्कुलर वायर ले लिया, मतलब मेरे पास सिर्फ इतना वायर है, ये पॉइंट O है। अब यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना, अगेन आप देख लो यहाँ पे कहीं ले लो आप लेंथ एलिमेंट, ठीक है, ये डिस्टेंस तो R ही रहेगी और इन दोनों के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री ही रहेगा। तो यहाँ तक वाली चीज़ें सेम है कि डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आई डी आर स्क्वायर, ये चीज़ सेम है। अब टोटल निकालना है, इंटीग्रेट कर दो, आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ये आ जाएगा अंदर डी एल। वहाँ पे पूरा वायर था तो उसकी सर्कमफेरेंस थी, यहाँ पे सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल की सरफेस क्या हो जाएगी, पाई आर। तो आप डीएल की जगह पाई आर लिख दो, तो बी नॉट हो जाएगा म्यू नॉट आई 4 पाई आई आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर इंटू 2 पाई, ये कैंसिल होके 2 बच जाएगा, 2 पाई, सॉरी 2 पाई नहीं, पाई आर, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा बी नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, और ये हो जाएगा 4r। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसके लिए, सेमी सर्कुलर कॉइल के लिए, सेमी सर्कुलर कॉइल, और ये पूरी जो पूरी सर्कुलर कॉइल रहती है उसके लिए। इसी टाइप से आप क्वाड्रेंट के लिए भी निकाल सकते हो, मतलब मैंने सिर्फ इतना सा लिया, इतना सा पार्ट लिया। अब क्या होगा, तो अब देखो अगेन यहाँ तक सेम रहेगा, म्यू नॉट आई 4 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। अब यहाँ पे सिर्फ इतने से पार्ट की लेंथ आएगी, ये इतना सा पार्ट क्या होता है, टोटल 2 पाई आर होता है ना, तो 2 पाई आर बाई 4, यानी कितना हो जाएगा, पाई आर बाई 2। तो आप देखो कितना हो जाएगा, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर पाई आर बाई 2, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, और ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 8r। ये हो जाएगा किसके लिए, क्वाड्रेंट के लिए। अगर हम लोग यहाँ पे किसी सेंटर, ये सेंटर ओ लिए यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो अगर आपके पास मेन ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप किसी के लिए भी निकाल सकते हो। तो इसका हम लोग एक जनरल फॉर्मूला ले लेते हैं कि क्वाड्रेंट हो, सेमी सर्कल हो, फुल सर्कल हो, या फिर किसी दूसरे एंगल के लिए भी हो, तो वो हम लोग उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला बना देते हैं। तो दैट इज द टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर, ड्यू टू टॉपिक हम लोग क्या लिखेंगे इसको, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप हो गया, ये भी हो गया, करंट कैरिंग आर्क लिख देते हैं, सर्कुलर तो रहेगा ही, सर्कुलर करंट कैरिंग आर्क। अब हमारे पास एक आर्क है, उसके अंदर वो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, उसमें फिर आप पूरा ले रहे हो, सेमी सर्कल ले रहे हो, क्वाड्रेंट ले रहे हो, कहीं पे भी वो एप्लीकेबल है। मतलब अब हमारे पास ये सिचुएशन है कि हमने सर्कल का एक पार्ट ले लिया है, ठीक है। अब पार्ट में ये एंगल अल्फा के अकॉर्डिंग, अगर ये अल्फा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे हमको क्वाड्रेंट मिल जाएगा। अगर ये अल्फा एंगल 180 डिग्री हो जाएगा तो सेमी सर्कल मिल जाएगा, और अगर ये अल्फा एंगल 360 हो गया तो हमें एक सर्कल मिल जाएगा। मतलब हमने एक आर्क के लिए स्टडी कर देंगे, ये जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, फिर कैसा भी लो, सेमी सर्कल लो, क्वाड्रेंट लो, फुल लो, कैसा भी लो एप्लीकेबल है। दिस इज द आर्क, आर्क की लेंथ ले लो एल, रेडियस आर, दोनों साइड सेम ही होगी। अगेन सारी चीज़ें सेम है, फॉर्मूला यहाँ तक सेम है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई 4 पाई आर स्क्वायर और ये डी एल। तो हमें यहाँ पे ये जो हमने लिया है लेंथ एलिमेंट डी एल, तो हमें बस इतनी सी लेंथ चाहिए। ये लेंथ मैंने बोली है एल है, लेकिन कितनी अब मुझे नहीं पता, बिकॉज मुझे नहीं पता ये सेमी सर्कल है, हाफ सर्कल है, कितना है वो डिपेंड करता है अल्फा एंगल पे। तो इसका मतलब हमें इस डी एल को अल्फा की टर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो ये मुझे पता है कि ये कितना है, म्यू नॉट आई 4 पाई आर स्क्वायर, ये एल है। टोटल लेंथ मुझे पता है एल है, लेकिन एल को हमें एंगल की टर्म्स में लाना पड़ेगा, बिकॉज अलग अलग एंगल के लिए एल की वैल्यू चेंज होगी। कौन सा एंगल, ये अल्फा। तो हमें एक फॉर्मूला पता है कि एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, पता है हमें ये फॉर्मूला।
तो एंगल कितना है अल्फा, आर्क कितना है एल, रेडियस कितनी है आर, हो गया। तो एल की जगह क्या लिख सकते हो, अल्फा आर, पुट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा आर। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई आर। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग को क्वाड्रेंट के लिए निकालना, तो क्वाड्रेंट के लिए अल्फा कितना हो जाएगा, क्वाड्रेंट हमारा ऐसा होता है, तो ये अल्फा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। आप यहाँ पे 90 डिग्री पुट करो। अब ये जो है ना वो रेडियन में, तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, रेडियन को डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए कैसे करते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई भी डिग्री है ना, तो उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो हमारा रेडियन में आ जाएगा। हम लोग 90 डिग्री की बात करें तो इंटू 90 कर दो तो हो जाएगा पाई बाई 2। तो इसका मतलब बी क्वाड्रेंट के लिए कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई पाई बाई 2 इंटू 4 पाई आर, पाई से पाई कैंसिल, और ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर। वही हमारे पास आया था, आप क्रॉस चेक कर सकते हो, सेम रिजल्ट आया था। तो अलग अलग अल्फाज की वैल्यू के लिए यहाँ पे पुट कर दो और आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला मिल जाएगा। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला जो सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे सेमी सर्कल हो, हाफ सर्कल हो, फुल हो, क्वाड्रेंट हो या किसी भी अलग एंगल अल्फा पे हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। अब हम लोग इस फॉर्मूला पे भी एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन मुझे देखने पड़ेंगे। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, इस टाइप से है। ओके, दिस इज द ओ, इसकी रेडियस ले लो r1, इसकी रेडियस ले लो r2। ओके, एंड करंट की डायरेक्शन हमें ऐसे दे रखी है I, और इसमें हो जाएगी I, इस टाइप से। ओके, अब हमें ये सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास दो सेमी सर्कल्स, एक नहीं है बिकॉज रेडियस अलग अलग है ना, तो दोनों होगा, एक r1 रेडियस का है और एक r2 रेडियस का है। तो यहाँ पे दो चीज़ें कैलकुलेट होगी, b1 और b2 दोनों कैलकुलेट होगी। ठीक है, b1 भी कैलकुलेट होगा, b2 भी कैलकुलेट होगा। सबसे पहले हम लोग बात करें b1 की। फॉर्मूला क्या बोलता है, सेमी सर्कल है, दोनों के दोनों क्या है, सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, उसकी रेडियस। लेकिन यहाँ पे हमारे पास b1 यानी इसको ले रही है, b1 है, 1 है, ये 2 है, तो इसकी रेडियस कितनी है r1। ये हो गया। b2 का क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई 4 पाई r2 हो गया। अब हमें नेट निकालना है, तो डायरेक्शंस देखना ज़रूरी है कि डायरेक्शन क्या क्या है। अगर मैं b1 के लिए बात करूँ, करंट की डायरेक्शन ऐसे और फील्ड हमें ऊपर की डायरेक्शन में निकालना है ऐसे, तो अंदर की साइड आ रही है इनवर्ट्स, तो ये आ रही है इनवर्ट्स। इसके लिए बात करें, करंट की डायरेक्शन ऐसे और फील्ड नीचे की साइड है, मतलब मेरा हाथ ये ऐसे आएगा। ठीक है, इस टाइप से हाथ आएगा, तो इसमें भी इनवर्ट्स आ रही है, तो दोनों इनवर्ट्स आ रही है, आप इजीली ऐड कर सकते हो। तो बी नॉट हो जाएगा b1 प्लस b2, यानी म्यू नॉट आई 4 पाई r1 प्लस म्यू नॉट आई 4 पाई r2। कॉमन ले लो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई कॉमन ले लिया, 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2, और डायरेक्शन हो जाएगी इनवर्ट्स। दिस इज आवर फॉर्मूला। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते हो, इजी है। ओके, ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, अगेन सेमी सर्कल, फिर ये स्ट्रेट वायर, फिर एक और सर्कल, फिर स्ट्रेट वायर, इस टाइप से। और डायरेक्शन हमें दे रखी है अगेन यही वाली, ऐसे और ऐसे, ये ऐसे कर दो ना आप, सिंपल सा ये हो जाएगा। यहाँ पे हमको निकालना है, इसकी रेडियस ले लो आप r1, इसकी रेडियस ले लो आप r2, बस यही, और सेंटर पे आपको निकालना है। हो गया केस। सबसे पहले लेते हैं, दिस इज आवर सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2, दोनों के दोनों सेमी सर्कल से। ठीक है, सेमी सर्कल से। तो सबसे पहले फर्स्ट के लिए बात करें b1 की, फॉर्मूला क्या बोलता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r1।
हो जाएगा। B2 की बात करते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr2 हो जाएगा। अब यहाँ पे दो स्ट्रेट वायर्स भी है तो इनकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन इनकी वैल्यू 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि हमारा पॉइंट भी इसी लाइन पे है और हमारा वायर भी इधर है। वायर और पॉइंट जब सेम लाइन पे होना तो वहाँ पे फील्ड 0 होता है। कैसे 0 होता है? आप देखो, ये हमारा था आई, हम लोग यहाँ पे किसी पॉइंट पे निकाल रहे थे। अगर मैं मेरा पॉइंट भी इधर ही ले लेती हूँ तो इन दोनों के बीच का एंगल, हम लोग ऐसे लेते हैं ना, पॉइंट और ये, ठीक है, और डीएल एलिमेंट, सॉरी ये मेरा लेंथ एलिमेंट, ये पॉइंट है, तो हम लोग इनके बीच का एंगल लेते थे थीटा। अगर मेरा पॉइंट भी इधर है और करंट भी इसी डायरेक्शन में, तो बीच का एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू 0, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 0 जब पॉइंट और करंट, सॉरी जो जहाँ पे निकालना है वो और जो लेंथ एलिमेंट है ना, दोनों सेम ही लाइन पे हो, अलाइनमेंट हो, तो हमारे पास 0 हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों स्ट्रेट वायर्स के लिए तो करंट 0 हो गया। अब देखो, अब हमें बात आती है डायरेक्शंस की। B1 की डायरेक्शन क्या होगी, B2 की डायरेक्शन क्या होगी। सबसे पहले B1 की बात करें, करंट की डायरेक्शन ऐसे, पॉइंट आ रहा है नीचे, मतलब हमारे पास सिचुएशन ऐसे आ रही है, ठीक है, तो बाहर की साइड आ रहा है, तो ये आ रहा है आउटवर्ड्स, हो गया। ऊपर वाले वायर के लिए बात करें, करंट की डायरेक्शन ऐसे और पॉइंट आ रहा है नीचे, तो अंदर की तरफ आ रहा है। ये मेरा करंट है ऐसे और पॉइंट मेरा नीचे है, ऐसे मेरा हाथ आ रहा है, मैं पूरा कर नहीं सकती, इस टाइप से हाथ आ रहा है, तो अंदर की साइड आ रहा है, तो ये हो जाएगा इनवर्ट्स। मतलब यहाँ पे दोनों की डायरेक्शंस अलग अलग है। अलग अलग है तो ऐड नहीं कर सकते। अब इसमें से B1 ज़्यादा होगा या B2 ज़्यादा होगा? देखो, इतनी टर्म तो कांस्टेंट है, 1 B जो है ना वो R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब R जितना कम होगा B उतना ज़्यादा होगा। R किसका कम है? इसका कम है, नीचे वाले का, तो मतलब B1 ज़्यादा होगा। तो B1 के अंदर से B2 माइनस करेंगे, मतलब जो B नॉट या नेट जो हो जाएगा वो जाएगा B1 माइनस B2। ये क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4πr1 माइनस म्यू नॉट आई 4πr2, और आप कॉमन लेके इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्शन की बात करें तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा, वैल्यू किसकी ज़्यादा? B1 की, तो इसकी डायरेक्शन यानी आउटवर्ड्स हम लोग लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का है वो, तो वो भी ले लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है इस टाइप से, फिर ऐसे, फिर इस डायरेक्शन में। मतलब हमारे पास ये वाला जो है वो क्या है? सेमी इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, स्ट्रेट वायर। यहाँ पे भी क्या है? सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक है, ये पॉइंट O है, यहाँ पे एक सेमी सर्कल है। डायरेक्शन हमारे क्वेश्चन में गिवन है कुछ इस टाइप से, ऐसे। तो अब हमें O पॉइंट पे फील्ड निकालना है। कैसे लेना होगा? तो यहाँ पे 3 चीज़ों की वजह से फील्ड आएगा। इस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से, इस सेमी सर्कल की वजह से, और अगेन इस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से। सबसे पहले इस सेमी इनफाइनाइट, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो। अगर मैं बात करूँ B1 की, ठीक है, तो सेमी इनफाइनाइट के लिए फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट आई अपॉन 4πa, ठीक है, ये डिस्टेंस थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसका मतलब ये हमने ली है A। जो सेमी सर्कल है ना उसकी रेडियस A, हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं ना, कहाँ से निकालना है, तो इस वायर से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस A ही तो होगी, तो A हमने ले लिया। अब देखो पीछे आता था साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और सेमी सर्कल के लिए एक साइन थीटा होता था 90 और दूसरा होता ही नहीं था, तो वो सिंपल सा हो जाता था साइन 90 यानी 1, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है, हमने कैलकुलेट करी है। B2 क्या है? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के लिए क्या होता है? 4πr, इसकी रेडियस कितनी है इसकी? सॉरी 4 आएगा इसके अंदर, सिर्फ पाई नहीं आएगा, तो इसकी रेडियस कितनी? A, तो ये हो जाएगा 4a। अब हम लोग बात करते हैं B3 की। अगेन क्या है? सेमी इनफाइनाइट वायर, तो सेम आना चाहिए, लेकिन सेम नहीं आएगा। क्यों सेम नहीं आएगा? बिकॉज ये वायर का लेंथ एलिमेंट, मैं यहाँ पे कहीं पे भी लेंथ एलिमेंट लूँगी, मान लो यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, कहीं पे भी लिया, ये लेंथ एलिमेंट और जो पॉइंट जहाँ पे हमको फाइंड करना है दोनों अलाइंड है, सेम लाइन पे, लाइन ऑफ एक्सिस सेम है। और अभी अभी मैंने बताया कि अगर जहाँ पे हमें फील्ड निकालना है वो और लेंथ एलिमेंट सेम लाइन पे हो, दोनों सेम ही लेवल पे हो, तो वहाँ पे फील्ड 0 हो जाता है। तो B3 कितना हो जाएगा? 0। ओके, डायरेक्शन की बात करते हैं। इसकी डायरेक्शन वायर ऊपर इस साइड निकालना है, अंदर की साइड इनवर्ड्स, तो हो जाएगा इनवर्ड्स। B2 की बात करेंगे,
वायर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और नीचे की साइड निकालना है ऐसे अंदर की साइड, तो ये भी इनवर्स है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो जो बी नेट हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा b1 प्लस b2, यानी म्यू नॉट आई 4πa प्लस म्यू नॉट आई 4a, कॉमन ले लो, म्यू नॉट आई 4a कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/π + 1, ये हमारे पास नेट फील्ड आ जाएगा। तो इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2-3 छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हो गए जहाँ पे आप सर्कुलर ऑयल वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। अब इसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे कि अभी हमने सर्कुलर कॉइल के या लूप के सेंटर में फील्ड निकाला है, लेकिन अगर हम लोग सेंटर की बात नहीं करके उसके सेंटर से निकलती हुई किसी सेंटर से जो एक्सिस निकलेगी ना, उसके किसी पॉइंट पे निकालना है तो क्या होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्क्यूलर कॉइल लूप, कुछ भी ले लो, ठीक है। मतलब हमारे पास इस टाइप से ये सर्कुलर कॉइल है, इसका सेंटर है, इसके सेंटर से जो एक्सिस निकलेगी ना, इस टाइप से एक्सिस निकल रही, उस एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे फील्ड निकालना है। तो अब ऐसे तो मैं शो नहीं करती, तो मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा। तो मान लो ये इसकी एक्सिस ऐसे सेंटर, ये ऐसा है, देखो आपको ये ऐसा दिख रहा है, लेकिन एज्यूम ऐसा करना है, ये हमारे पास सर्कल है इस टाइप से, इसके सेंटर से एक्सिस निकल रही है ऐसे, और फिर किसी पॉइंट पे, लेट से इस पॉइंट पी पे निकालना है, जो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे, दिस इज सेंटर ओ। तो यहाँ पे फील्ड निकालना है, तो कितना होगा वो हम लोग अभी कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज द सिचुएशन। अब देखो हमारा सर्कुलर कॉइल है यहाँ पे भी, तो हमारा जो लेंथ एलिमेंट होगा इसके सर्कमफेरेंस पे होगा, हमने यहाँ ले लिया। तो इसकी वजह से अगर मैं डायरेक्शन निकालूँ, सॉरी फील्ड निकालूँ, तो कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है, ऐसे। और उसी टाइप से सिमेट्री में एक पॉइंट नीचे की साइड, आप चाहो तो एक पॉइंट को लेके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पे करे कि वहाँ जस्ट ऑपोजिट वाले वहाँ पे भी एक एलिमेंट ले लेते, और इसकी वजह से जो चीज़ें रहेगी वो इस टाइप से कैलकुलेट होगी, ठीक है। ये पढ़ सकते हैं हम लोग सिमेट्री को लेके। अब देखो, अब यहाँ पे चीज़ आती है फील्ड की डायरेक्शन। तो ये हमारा लेंथ एलिमेंट हो गया DL, ठीक है, ये रेडियस R हो गई। अब आप देखो, मैंने आपको बताया था कि जो फील्ड होगा ना, वो लेंथ एलिमेंट R, और सॉरी यहाँ पे R नहीं होगा, यहाँ पे लेंथ एलिमेंट ऐसी होगी। जब हम लोग सेंटर में बात करते थे तो यही हमारा डिस्टेंस का एलिमेंट होता था और ये हमारी रेडियस होती थी, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक्सिस पे जा रहे हैं, तो हमारा जो डिस्टेंस का एलिमेंट R होगा वो ऐसा होगा। तो बेसिकली इसकी डायरेक्शन होगी कुछ, देखो ये ऐसे है, तो इसके टेंजेंशियल मतलब ऐसे ऐसे अंदर की साइड ऐसे होना चाहिए, जिसको मैं दिखा नहीं सकती, हम लोग ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ये R हो जाएगा। तो अगर इसकी वजह से इन दोनों के परपेंडिकुलर जो फील्ड की डायरेक्शन हमको मिलेगी ना, वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, जो कुछ ऐसे आएगी, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बनाया मैंने, इसको ले दो DB। उसी टाइप से यहाँ पे निकालो तो ये ऐसे आएगी। अगेन बता रही हूँ, ये होगा DL की डायरेक्शन, ये R की। DL मैंने ऐसे इसलिए बताया कि मैंने आपको अभी भी बताया कि ऐसे सर्कल का एज्यूम करना है, ठीक है, ऐसे सर्कल का एज्यूम कर दिया, इसके सेंटर से एक्सिस निकल दी, इसके टेंजेंशियल मतलब ऐसे अंदर की साइड इस टाइप से, तो उसको मैंने इसलिए इस टाइप से शो करा है। और इसके DL और R जो हमारा डिस्टेंस एलिमेंट है, वेक्टर है, इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमारे फील्ड की होगी, जो कुछ इस टाइप से आएगी। अब यहाँ पे हमको चाहिए एंगल, हमको ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे हमको कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, बिकॉज जो फील्ड की डायरेक्शन है या तो X, Y, Z किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, बीच में है, तो हमको कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ये दोनों हमने ले लिए थीटा, ये थीटा हो गया। अब देखो ये थीटा हो गया और ये पूरा 90 डिग्री। तो अगर हमें ये वाला एंगल मिल जाए ना, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें कैसे होगी, देखो ये और ये आपस में क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री, मतलब ये पूरा जो है ना, ये क्या है, 90 डिग्री। आप देख लो, ये ऐसे, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री में से 2 थीटा चले गए, तो मतलब ये वाला जो एंगल बचा ना, ये हमारे पास बचा 90 - 2 थीटा बचा। तो अब देखो आप ऐसे कैलकुलेट कर लो, तो हमें इस एंगल की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिलेगी, देखो ये पूरा कितना है, 90 माइनस एक एंगल गया थीटा, माइनस एक एंगल गया 90 - 2 थीटा, कितना बचा, 90 माइनस थीटा माइनस 90 प्लस 2 थीटा, 90 से 90 कैंसिल, ये बचा थीटा। तो मतलब ये एंगल कितना होगा, थीटा, और ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। एंगल मिल गया। तो अब कंपोनेंट्स लिखना तो बिल्कुल ईजी है, ये कंपोनेंट्स हो जाएंगे DB cos थीटा और ये हो जाएगा DB
कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में दोनों के कंपोनेंट आएंगे, ये आएगा डी बी साइन थीटा और ये हो जाएगा डी बी साइन थीटा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो ये दोनों कंपोनेंट तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज ऑपोजिट है सिमेट्री की वजह से। तो हमारा जो फील्ड होगा ना बी, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन थीटा। मैं टू डी बी साइन थीटा भी लिख सकती हूँ। अगर मैं सिमेट्री को ले रही हूँ तो मैं सिर्फ फिर हाफ वाली लिमिट्स लगाऊँ ना एंगल की, तो मैं टू डी बी साइन थीटा लिख सकती हूँ। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक पॉइंट को लेके चल रही हूँ तो मुझे पूरा सर्कल का लेना पड़ेगा। तो अगर मैंने सिर्फ एक डी बी लिखा है ना, इसलिए मैं पूरे सर्कल के लिए लिमिट लिखूंगी। अगर मैं टू बी लिखती तो मैं सिर्फ हाफ सर्कल के लिए लिमिट्स लिखती। ठीक है, इतना डिफरेंस आपको पता है, फिर आप लगा सकते हो इसको, हो जाएगा। आप देखो साइन थीटा की वैल्यू नहीं सॉरी डीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट आई 4 पाई है, सॉरी हाँ 4 पाई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर और अगेन साइन थीटा डी थीटा। ये तो हमारा बायो-सावर्ट से जो फॉर्मूला आता है ना, वो एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो साइन थीटा यहाँ पे भी 0 होगा डीबी, और ये जो डिस्टेंस होगा ना एक दूसरे के 90 डिग्री, मैंने को बताया ना ये ऐसे है ये ऐसे आएगा, तो ये हमेशा 90 डिग्री पे ही रहेंगे सर्कल के लिए, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट आई 4 पाई साइन थीटा 1 हो गया, डीएल आर स्क्वायर और साइन थीटा डी थीटा। ये कौन सा साइन थीटा, ये वाला, सॉरी ये वाला। ठीक है, आगे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, कॉमन ले लो, पीछे बचा डीएल साइन थीटा डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो अगर मैं ये वाला एंगल लूँ ना तो साइन थीटा मेरा हो जाएगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो थीटा के सामने वाले साइड परपेंडिकुलर यानी आर अपॉन हाइपोटेनियस यानी आर। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, पुट कर लो, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर और ये आर क्यूब, कैपिटल आर कॉमन आ जाएगा, तो म्यू नॉट आई 4 पाई, सही तो लिखा है ना, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ठीक है ओके। तो ये हो जाएगा आर क्यूब, सॉरी आर क्यूब बाहर नहीं आएगा, ये आर बार आएगा और अंदर बचेगा डी एल अपॉन स्मॉल आर का क्यूब। अब यहाँ पे आप देखो ये जो स्मॉल आर है ना डिस्टेंस, ये भी कांस्टेंट रहेगी। मेरा सर्कल ऐसे, अब मैं ऐसे जाऊँ जैसे भी जाऊँ, ये जो आर है ना, ये यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस ये हमेशा सेम रहने वाली है। ये जो एंगल थीटा है ना, ये कॉन्स्टेंट ही रहने वाला है। ऐसे मेरा सर्कल है, ये मेरा मिड पॉइंट है। अब मैं मिड पॉइंट से यहाँ जाऊँ, किसी भी कोने पे जाऊँ, वो सेम ही एरिया कवर करेगी, वो डिस्टेंस सेम ही रहेगी। तो आर भी कांस्टेंट है, इसको हटा दो, आर क्यूब यहाँ लिख दो। अब है डीएल का इंटीग्रेशन करना। डीएल मतलब इसकी पूरे की लेंथ जो हो जाएगा सर्कल का सर्कमफेरेंस, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, ये सर्कमफेरेंस ये हो जाएगा। ओके कोई प्रॉब्लम, पाई से पाई कैंसिल कर दो, ये बचेगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर हो जाएगा एंड नीचे बचेगा 2r क्यूब। दिस विल बी द रिलेशन। लेट मी चेक अगर हमने सही कैलकुलेट करा है, हाँ सही है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखो कि हमें पूछा है कि x डिस्टेंस पे निकालना, फॉर्मूले में कहीं पे x नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो स्मॉल r है ना, इसको लिख सकते हैं ना कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल x का स्क्वायर अपॉन 1/2 पाइथागोरस से लिख सकते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा जो फाइनल फॉर्मूला आएगा ना, वो आएगा म्यू नॉट आई r स्क्वायर 2r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, बिकॉज क्यूब आ रहा है। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा कि अगर हमें एक्सिस पे निकालना है तो हमारे पास कितना आएगा। अब इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब अगर मुझे सेंटर पे निकालना है, ठीक है, तो अगर मैं सेंटर की बात करूं ना, तो सेंटर का मतलब क्या हो जाएगा कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हमने x डिस्टेंस पे लिया है, अगर मैं x से 0 ले लूँ मतलब मैं सेंटर की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे x 0 कर दो, कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2r स्क्वायर की पावर 3/2, यानी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2r क्यूब। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r।
यही आएगा। यही फॉर्मूला हमें हमारा जो पिछला टॉपिक था ना कि सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो कितना, तो यही आ रहा था। तो मतलब हमारा ये फॉर्मूला एकदम सही आया। ठीक है, ये तो हो गया एक पॉइंट। अगर मैं बात करूँ कि आर डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस क्या मतलब है, जब मेरे पास x इक्वल्स टू आर हो तब क्या होगा, देखो x इक्वल्स टू आर निकालना है ना, आर स्क्वायर 2, तो x इक्वल्स टू आर लिया तो मतलब हो जाएगा 2r का स्क्वायर 3/2, और कैलकुलेट करते हैं म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 4√2 हो जाएगा, और हो जाएगा r3, यानी म्यू नॉट आई 4√2 आर, ये हो जाएगा हमारे पास आर डिस्टेंस पे। मैं ये सब किस लिए निकाल रही हूँ मैं अभी बता दूंगी आपको। एक हम लोग निकालते हैं r/2 डिस्टेंस पे, यानी x की जगह क्या लिखना है r/2, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 4 की पावर 3/2, ये हो जाएगा 5r² 4 की पावर 3/2, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर और 2/√2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 × √5 r³। अगेन सही है हमारा आंसर। सॉरी ये जो नीचे आएगा ना, नीचे वाली टर्म लिख दीजिए, आ जाएगा 4√4, ये टर्म आनी चाहिए। तो ये √4 का मतलब 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट 4 ऊपर आ जाएगा आई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5√5, आर स्क्वायर भी कैंसिल नीचे आया, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी। ये सब मैंने इसलिए बताया है कि जब हम लोग ये ग्राफ प्लॉट करेंगे, कि हमने एक ग्राफ प्लॉट करा है डिस्टेंस आर में और मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो हमें मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी ना वो यहाँ मिलेगी सेंटर पे। क्यों, देखो फॉर एग्जांपल ये बी नॉट है ना, तो हमारा जो बी आर डिस्टेंस पे ना वो कितना आ रहा है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 × 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा बी नॉट अपॉन 2√2 हो जाएगा। अगर मैं बी नॉट की टर्म में लिखूँ, हमारा बी नॉट है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई 2r को कॉमन ले लो, पीछे जो बचा 2√2, ठीक है। उसी टाइप से अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा बी नॉट 2 से 2 8/5√5 r, सॉरी आर नहीं आएगा, इस टाइप से ये वैल्यू आ रही है। तो जब आप कंपेयर करोगे ना तो आपको पता पड़ेगा ये वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है, उसके बाद में ये वैल्यू आ रही है, और सबसे कम वैल्यू ये आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें बी नॉट यानी सेंटर पे मैक्सिमम मिलेगा। ये देखो पहले मैं ग्राफ बना देती हूँ इस टाइप से, तो हमें यहाँ पे जहाँ पे डिप देखने को मिलेगा ना, ये पॉइंट होते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ये होता है r/2 डिस्टेंस पे, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है वैसे वैसे इसकी वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाती है, और ये होता है बी नॉट। इस टाइप से आपको वैल्यूज ग्राफ मिलेगा। तो ये जो मैंने डिस्टेंसेस अलग अलग डिस्टेंस पे ये वैल्यूज कैलकुलेट करी ना, वो इसीलिए करी है। इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या था, r² 2, यही था फॉर्मूला। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मेरी जो डिस्टेंस x है दैट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन r, ठीक है, तो हम लोग r को इग्नोर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई r² 2x³, मतलब जो b है ना वो किसके x³ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, मतलब जितनी डिस्टेंस बढ़ेगी उतनी b की वैल्यू कम होगी। इसीलिए मैंने कहा ना जितनी हमारी डिस्टेंस बढ़ रही है ना b की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। ओके, भी वो भी किसके, क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कम हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा रेट में कम हो रही है। तो ये इस टाइप से हमारा ग्राफ बन जाएगा। ये जो दोनों पॉइंट्स होते हैं r/2 को इनको इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स बोलते हैं, और डिस्टेंस के साथ किस टाइप से वेरी होता है वो होता है। वैसे ही इसके ऑपोजिट भी हो सकता है, जस्ट एग्जैक्टली सेम रहेगा। पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव साइड पे, नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव साइड पे, मतलब इनसाइड और सॉरी इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स के लिए जो आप लेते हो ना उसके लिए मैं आपको बोली हूँ। इनवर्ड्स के लिए अगर पॉजिटिव लिया है तो ऐसे, और इसका नेगेटिव लेना तो जस्ट इसका ऊपर ऑपोजिट बना दो। ओके, तो ये वैल्यूज हो गई। इस पर कोई क्वेश्चन नहीं है, अपने आप में ये क्वेश्चन है। इसमें ये हो सकता है कि अगर आपको ये जो डिस्टेंस x है ना इसकी वैल्यू दे रखी है कि जैसे कि 5 सेंटीमीटर पे कैलकुलेट करो, 10 सेंटीमीटर पे कैलकुलेट करो,
तो आप वो वैल्यू डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करके कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें कोई क्वेश्चन जैसा कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक, जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में 3 टॉपिक बताए थे कि वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो उसका लास्ट टॉपिक जो रहता है वो रहता है एम्पियर्स लॉ। जिस टाइप से हमारा गॉस लॉ होता था इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसी टाइप से हमारा एम्पियर्स लॉ है। ये भी सेम मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, बायो-सावर्ट लॉ भी मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, बट करने का तरीका अलग अलग है, फॉर्मूला अलग अलग है। इसका फॉर्मूला जो एम्पियर्स लॉ का रहता है वो रहता है, या फिर हम लोग लिख सकते हैं ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये जो बात करें ना, सबसे पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए, क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, मैंने बताया ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्लोज्ड पाथ। दूसरी चीज लाइन इंटीग्रल की बात करेंगे, मतलब ये जो डी एल आ रहा है ना, मतलब हम लोग किसी लाइन के अलोंग इंटीग्रल करेंगे, लाइन इंटीग्रल हो जाएगा। और यहाँ पे क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। कैसे क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, किसी पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैंने बताया कि हमको एम्पियर का लॉ लगाना है, तो हमको वहाँ पे क्या चाहिए, क्लोज्ड पाथ चाहिए। तो क्लोज्ड पाथ के लिए हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे निकालना है ना उसको क्रॉस करते हुए एक ऐसे क्लोज्ड पाथ बना दो, बन गया। करंट इसके अंदर से पास कर रहा है और जिस पॉइंट पे निकालना है उसको क्रॉस करते हुए हमें पाथ बनाना, हमारा इस टाइप से पाथ बन जाएगा। और फिर अब हम लोग यहाँ पे एम्पियर्स लॉ लगा सकते हैं। सबसे पहली चीज क्लोज्ड पाथ है, क्लोज्ड पाथ है। फिर हमें चाहिए आई इनसाइड, मतलब हमने ये जो एम्पियर लूप बनाया इसको बोलेंगे एम्पियर्स लूप, ठीक है। ये जो एम्पियर्स लूप बनाया ना, हमें वही करंट चाहिए जो इसमें से पास हो रहा है। जो मैंने यहाँ पे लिखा ना आई इनसाइड, आई इनसाइड का मतलब होता है द करंट विच इज पासिंग थ्रू दिस एम्पियर्स लूप। ये जो एम्पियर का लूप है, इसके अंदर से जो करंट पास हो रहा है वो हमें चाहिए, इसके बाहर क्या करंट है हमें उससे कोई मतलब नहीं, बस इसके अंदर जो करंट आ रहा है वो हमें लिखना है। तो आई इनसाइड लिख दो या सम ऑफ फाइव। सम ऑफ फाइव का मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एम्पियर का लूप है, इसके अंदर ठीक है कुछ इस टाइप से, ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, ये I3 हो गया। तो यहाँ पे देखोगे 2 करंट बाहर निकल रहे, एक करंट अंदर जा रहा है। तो जो सम होगा ना, फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव ले लिया, तो इसके अंदर हो जाएगा I1 प्लस I3 माइनस I2। ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ 5 इनसाइड या फिर I इनसाइड, कुछ भी बोल दो, ये हमारे पास ये चीज़ आएगी। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ करंट्स एक से ज़्यादा होना, तो हमें डायरेक्शन देखनी पड़ेगी कि किसको पॉजिटिव लेना है और किसको नेगेटिव लेना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इस एम्पियर का जो पाथ हमने बनाया ना, एम्पियर्स पाथ, एम्पियर्स लूप, इसकी डायरेक्शन ले लो, इसकी डायरेक्शन की तरफ थंब कर लो, फॉर एग्जाम्पल ऐसे। तो आई इनसाइड का मतलब है जितना करंट हमारा इस एम्पियर का जो पाथ लूप हमने बनाया ना, इसके अंदर से पास कर रहा है, हमें सिर्फ वही करंट लेना है। सम ऑफ करंट का मतलब अगर नंबर ऑफ करंट्स एक से ज़्यादा हो तो हम लोग इस टाइप से लिखेंगे, हमें अंदर और बाहर की डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, फिर अकॉर्डिंगली पॉजिटिव नेगेटिव लगाना पड़ेगा। डायरेक्शन कैसे लेनी है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं नंबर ऑफ करंट्स एक से ज़्यादा हो, तो आप पाथ की डायरेक्शन में क्या कर दो, पाथ की डायरेक्शन में थंब कर दो, और जहाँ पे निकाल रहे हैं ना उस डायरेक्शन में आपको क्या करना है, जैसे कि हम लोग नीचे की डायरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे, तो अंगुलियों को उस डायरेक्शन में कर्ल कर लो। तो यहाँ पे बाहर की साइड आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो आउटवर्ड डायरेक्शन है ना वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और जो इनवर्ड डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। अकॉर्डिंगली हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा। वैसे मोस्टली आप लोग जो नंबर ऑफ करंट्स एक ही पढ़ोगे, ज़्यादा करंट को नहीं पढ़ोगे, ठीक है, फिर भी हमने बता दिया। तो ये इस टाइप से एम्पियर का लॉ हो गया। लाइन इंटीग्रल को शो करता है, लाइन इंटीग्रल को शो करेगा, एंड जो करंट है वो सिर्फ उस एम्पियर के जो पाथ में, एम्पियर के लूप के अंदर जो करंट आ रहा है हमें सिर्फ वही कंसीडर करना है। अब इसके आगे देखो क्या है, हम भी देख लेते हैं क्या पढ़ना है इसके आगे। तो इसके आगे हमारे पास आता है एप्लीकेशंस। इसके कुछ एप्लीकेशंस है कि इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग वायर्स या उनके लिए कैसे निकालना है, वो हम लोग कर लेते हैं। कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के, मतलब हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इससे किसी डिस्टेंस P पे, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, ठीक है। तो कैसे करोगे, तो इसमें आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था एम्पियर लॉ में जहाँ पे निकालना है उसको करते हुए, पास करते हुए एक इस टाइप से पाथ बना दो, बना दिया पाथ। अब
सिंपल सी चीज़ है, हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड। ठीक है, अब यहाँ पे देखना बी डॉट डी एल है, तो डॉट प्रोडक्ट खोलोगे कॉस थीटा आएगा, तो मतलब बी और डी एल के बीच में एंगल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये डी एल है, ठीक है, ये डी एल है, ये आर है, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी ना बी की वो भी ऐसे होगी। आप कैलकुलेट कर सकते हो, अभी तक तो आपने बहुत बार कैलकुलेट कर लिया है कि कैसे डायरेक्शन निकालनी है, तो आप जब देखोगे ना तो हमारे पास DL और B की डायरेक्शन यहाँ पे सेम आ रही है, DL और B की डायरेक्शन सेम आ रही है, मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो इसका मतलब cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा हाँ बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड। इसके अंदर कितना करंट आ रहा है, सिर्फ यही करंट आ रहा है जो वायर का आई, तो आप इसको सिंपली आई लिख दो। ठीक है, अब आप बी को बाहर ले लो, डी एल पे लगा दो म्यू नॉट आई बी। अब देखो डी एल यानी इस पाथ के लिए कितना हो जाएगा, ये हमने डिस्टेंस ले ली, फॉर एग्जांपल आर डिस्टेंस पे हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो अगर हम लोग बात करें डी एल की ना, मतलब टोटल इसकी लेंथ की बात कर रहे हैं, टोटल लेंथ की बात कर रहे हैं, टोटल लेंथ की बात करें तो हमने बोल दिया डिस्टेंस आर है, तो अगर मैं इस टोटल लेंथ की बात करूँ तो मतलब ये जो सर्कुलर एम्पियर पाथ है ना, इसका सरकमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई आर। आर डिस्टेंस और रेडियस सेम ही होगी, बिकॉज इसी को लेते हुए हमने ये सर्कल बनाया था, तो हो जाएगा 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो यहाँ से हमारे पास भी वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई 2 पाई आर, ये हमारे पास आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा आपने लगाना है। डायरेक्शन की बात है तो डायरेक्शन अभी तक हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, तो आई थिंक इसमें आपको कहीं पे कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। ओके, ये तो हो गया सिंपली अगर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। तो अब इसमें हम लोग दो चीज़ें ले सकते हैं कि एक हम लोग ले लेते हैं होलो सिलेंडर और एक हम लोग ले लेते हैं सॉलिड सिलेंडर। मतलब हमें निकालना है होलो सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग वायर। इसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना, कैसे निकालना, हमारे पास एक इस टाइप से होलो, ठीक है, यहाँ पे करंट ऐसे फाई। अब होलो है तो सिर्फ सरफेस पे ही करंट फ्लो करेगा, तो आई हमने लिख दिया। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, एक हो सकता है कि अगर हम लोग इनसाइड पॉइंट की बात करते हैं, मतलब इसके अंदर कोई पॉइंट लिया, फॉर एग्जांपल ये इसकी एक्सिस है, ये इसकी रेडियस कैपिटल आर हो जाएगी और इनसाइड कोई पॉइंट पी यहाँ लिया इतनी डिस्टेंस पे स्मॉल आर, इसके लिए हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से पास करते हुए एक इस टाइप से एम्पियर का लॉ निकाल देंगे। इनसाइड पॉइंट की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड। इनसाइड मतलब जो हमारा जो एम्पियर का पाथ आ रहा है ना, उसके अंदर कितना आ रहा है। डायरेक्शन की बात करें, अगेन हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ एलिमेंट है, दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी, बीच का एंगल 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अब देखो इसमें से कितना करंट पास हो रहा है, 0, क्योंकि सारा का सारा करंट तो क्या है, सरफेस पे, इसके अंदर से तो कोई करंट पास हो ही नहीं रहा है, इंटू 0, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आ जाएगा, 0। तो अगर हम लोग इनसाइड पॉइंट की बात करें तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। अब हम लोग बात करते हैं आउटसाइड पॉइंट की। ठीक है, अब हमने क्या ले लिया, अब हमने ले लिया आउटसाइड। लेट्स से यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ले लिया, ये डिस्टेंस आर पे, इसको पॉइंट पी दे दो। यहाँ पे अब हमें निकालना है, तो हमको क्या करना है, इसको पास करते हुए एक इस टाइप से सरफेस बनाना है, एम्पियर्स पाथ बनाना है। अब क्या हो जाएगा, अगेन बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड। बी बाहर ले लो, डी एल क्या हो जाएगा, एक बार लिख दो, म्यू नॉट आई इनसाइड। अब इसके अंदर क्या, हाँ इसके अंदर करंट, हमारा जो टोटल करंट है ना वो आ रहा है, तो टोटल करंट हमने कितना बोला, आई, तो हो जाएगा आई बी। अब इसका डीएल मतलब ये लेंथ एलिमेंट, हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका लेंथ एलिमेंट क्या हो जाएगा, इसकी टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, सरकमफेरेंस के बराबर, और इसकी रेडियस कितनी आ रही है, स्मॉल आर, तो हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर म्यू नॉट आई, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। और अगर मैं ये कहीं सरफेस पे निकालूँ ना, बी सरफेस, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई 2 पाई कैपिटल आर। हमने सरफेस पे पॉइंट लिया ना ये, तो ये वाली रेडियस आएगी कैपिटल आर, तो आर की जगह कैपिटल आर हो जाएगा। तो अब आपके पास तीनों वैल्यूज है, इनसाइड आउटसाइड सरफेस। तो अगर मैं एक ग्राफ बनाऊँ, ठीक है, दिस इज डिस्टेंस आर एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बी, तो आप देखो
इनसाइड पॉइंट पे, ठीक है, इनसाइड पॉइंट पे फॉर एग्जांपल दिस इज कैपिटल आर, यहाँ पे इससे पहले वाले पॉइंट पे मतलब अंदर की साइड हमारे पास फील्ड क्या है, 0, मतलब यहाँ पे कोई फील्ड नहीं है। फिर जब सरफेस पे आ जाते हैं ना, दिस इज आर इक्वल्स टू आर, यहाँ पे मैक्सिमम होता है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। और फिर हम लोग जैसे जैसे आगे जाएंगे प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है, मतलब घटता है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा रिलेशन आ जाएगा, दिस इज बी सरफेस, ये इनसाइड और ये बी आउटसाइड, जो किसके प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r। हो गया। तो इस टाइप से ग्राफ्स वगैरह तो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, इसमें कोई वो बहुत ज़्यादा कोई दिमाग लगाने जैसा है नहीं, सिंपल सी चीज़ है। अब हम लोग करते हैं, ये हमने करा होलो सिलेंडर के लिए, तो अब हम लोग लेते हैं सॉलिड सिलेंडर को। सॉलिड सिलेंडर ले लो, यहाँ पे सॉलिड कर दो। सॉलिड का मतलब है कि अब हमारे पास पूरे सरफेस में करंट पास हो रहा है। ये हमने सॉलिड सिलेंडर ले लिया, इस टाइप से पूरे सरफेस में करंट पास हो रहा है। ऐसे डायरेक्शन आप कोई से भी ले सकते हो, डायरेक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे करंट आई, ये पास हो रहा है, ठीक है, सरफेस पे सब जगह इसमें करंट पास हो रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं पॉइंट्स की बात करूँ, सबसे पहले इनसाइड पॉइंट की, तो अब देखो इनसाइड पॉइंट पे फॉर एग्जांपल ये मेरी एक्सिस है, यहाँ से किसी डिस्टेंस स्मॉल आर पे मैंने पॉइंट ले लिया P, ये हमारा इनसाइड पॉइंट हो गया। इसको पास करते हुए ऐसे आप सर्किट बना दो। इक्वेशन क्या हो जाएगी, B, इतना तो सेम है, ये तो मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, म्यू नॉट आई इनसाइड। अब यहाँ पे देखो कि हमें नहीं पता, यहाँ पे बहुत सारा करंट है और हमें नहीं पता कि अंदर से कितना करंट पास हो रहा है। एक सिंगल वायर होता है, अंदर आ जाते तो हम लोग लिख देते आई, 2 वायर होते तो हम लोग लिख देते 2i, लेकिन यहाँ पे करंट पास हो रहा है, ठीक है, टोटल करंट इस आई, मैं सबको आई नहीं शो करती हूँ, गड़बड़ हो जाएगी। टोटल करंट जो है ना, टोटल करंट इस आई, टोटल करंट इस आई। तो अब इस पर्टिकुलर एरिया से कितना करंट पास हो रहा है वो हमें नहीं पता, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये चीज लिख देते हैं एक बार को, 2πr इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड। इतनी चीज हमें क्लियर है, ये इसकी लेनी पड़ेगी सरकमफेरेंस, वो लेंथ हो जाएगी। तो अब आई इनसाइड कैसे निकालोगे, हमें पता है कि टोटल एरिया πr² से कितना करंट पास हो रहा है आई, मतलब ये जो है ना कैपिटल आर, इस पूरे सिलेंडर से कितना पास हो रहा है, आई करंट पास हो रहा है, ये हमें पता है। तो 1 से कितना पास होगा, I/πr²। तो उसी टाइप से एक छोटे r² इस सर्कल से, इसका पूरा एरिया मैं बता रही हूँ ना, πr², इससे कितना पास होगा, वो हो जाएगा I/πr² मल्टीप्लाई बाय πr², कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा I/r², ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो आई इनसाइड की जगह हम लोग ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा B इक्वल्स टू म्यू नॉट 2πr मल्टीप्लाई बाय आई इनसाइड। आई इनसाइड कितना हो जाएगा, I/r² और ये कैपिटल R² हो जाएगा, म्यू नॉट आई, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr² मल्टीप्लाई बाय आर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये चीज़ तो कांस्टेंट हो जाएगी। तो हमारा जो B इनसाइड है वो प्रोपोर्शनल आता है R के। ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं आउटसाइड पॉइंट की। आउटसाइड में सेम वैसा का वैसा आएगा, कोई बहुत बड़ी डिफिकल्ट चीज़ में है नहीं, BDL इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, किसी एक्सटर्नल पॉइंट मान लो Q ले लिया, यहाँ की बात करें तो इसको करते हुए हम लोग क्या करेंगे, पूरा ऐसे सर्किट बनाएंगे इस टाइप से, इस टाइप से हो जाएगा। तो इसका मतलब इससे जितना भी करंट है ना, सारा का सारा इससे पास हो जाएगा, और जितना भी मतलब टोटल करंट कितना है, आई तो है, तो ये आई इन हमारा आई हो जाएगा, और बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई 2πr। ये डिस्टेंस हम लोग स्मॉल आर ले लेंगे, हो जाएगा। और सरफेस पे बात करूँ, ये आउटसाइड है, सरफेस पे बात करूँ तो हो जाएगा म्यू नॉट आई 2π कैपिटल का आर। तो यहाँ पे भी हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई, इनसाइड, आउटसाइड और सरफेस पे। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करती हूँ ना, ये मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया, ठीक है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज डिस्टेंस आर। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं r इक्वल्स टू आर। तो अंदर की साइड r के प्रोपोर्शनल है इस टाइप से। फिर सरफेस पे पे मैक्सिमम हो जाती है, सरफेस पे ये सरफेस है, ये मैक्सिमम, उसके बाद में ऐसे कम हो जाती है। दिस इज b आउटसाइड दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये b सरफेस पे मैक्सिमम और ये b इनसाइड विच इज प्रोपोर्शनल टू r। तो ये हमारे पास इस टाइप से हो जाएगा। तीनों वैल्यूज आने के बाद में ग्राफ प्लॉट करना तो बिल्कुल भी कुछ है ही नहीं उसमें। अभी आप जब 12th का चैप्टर 4 पढ़ रहे हो तो
आई थिंक ग्राफ प्लॉट करना तो बहुत ईजी हो जाना चाहिए आपके लिए। लास्ट का जो एम्पियर्स लॉ है ना वो थोड़ा सा स्पीड में मैंने करवाया। द रीज़न इज़ कि जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है उसमें बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। ये सारी चीज़ें अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, करते आ रहे, रिपीटेडली कर रहे हैं, बस फॉर्मूला अलग और वो जो हम लोग कॉन्सेप्ट लगाते हैं सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, फॉर्मूला अलग पुट कर देते हैं, वैल्यूज़ या जो फाइनल रिजल्ट होता है वो हमें अलग मिलता है। बाकी मतलब जो तरीका है या जो कॉन्सेप्ट अपन अलग अलग लगाते हैं ना कि ये एंगल है एंगल, ये बहुत बार पढ़ चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं। मैं थक भी चुकी हूँ बिकॉज मुझे ज़ुकाम हो रखा है और इससे ज़्यादा बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो आज हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा ना उसमें फिर हम लोग वो पार्ट जो लॉरेंट्ज फोर्स और फिर मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, टॉर्क वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें फिर हम लोग नेक्स्ट जो वीडियोस रहेंगे उसमें कवर कर लेंगे। आई विल ट्राई कि ये वाला चैप्टर हम लोग 4 वीडियो में कर लें। थोड़ा सा लेंदी तो है मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर, तो 4 में ट्राई करेंगे। तो इसके बाद में एक आज हमने हो गया हमारा, तो 3 वीडियोज़ और रहेंगे, उनमें चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस महीने के एंड तक हमारा चैप्टर नंबर 5 विच इज़ मैग्नेटिज्म वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, दैट इज़ कन्फर्म कि वो स्टार्ट हो जाना चाहिए, एक आधा वीडियो आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग आज का वीडियो एंड करते हैं। अभी तक जो भी पढ़ा है उसके न्यूमेरिकल्स ट्राई करना, अच्छे न्यूमेरिकल्स ट्राई करना। मेन जो चीज़ आती है आपको फील्ड कैसे लेना, उसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है। देखो कैलकुलेशन इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, मतलब इम्पॉर्टेंट तो है बट बहुत टिपिकल पार्ट नहीं रहता है। वो आपका रहेगा कि आपको डायरेक्शन कैसे लेनी है। अगर आपने डायरेक्शन ले ली अच्छे से तो फिर प्लस माइनस तो आप लगा ही सकते हो। तो डायरेक्शन पे जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके वो करो, ताकि आपका जो डायरेक्शन ऐसे बहुत ही ईजी हो जाए लेना, आप सेकेंड्स में डायरेक्शन निकाल सको। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में जो भी नेक्स्ट पार्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, कीप स्टडिंग।